Hello and welcome. Good morning, students. My name is Mayank Tiwari, and today we are going to discuss a very awaited chapter of class 9. That is the second part of gravitation, flotation. So here we start now. The first part of the flotation is beta thrust. ठीक है, पहला पार्ट हमारे पास देखने को क्या मिलता है, थ्रस्ट, कि भाई ये थ्रस्ट क्या है, प्रेशर क्या है, और जितनी भी सारी इसमें सर्कमस्टांसेस रहेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आर्किमिडीज प्रिंसिपल हो गया, बियॉन्ड फोर्स हो गया, बर्नौली प्रिंसिपल हो गया, ये सारी चीजें हम लोग वन बाय वन कवर करने वाले हैं और इन डिटेल में करने वाले हैं. होप सो चीजें समझ में आएंगी आज. सो लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट पार्ट इज बेटा थ्रस्ट. अब थ्रस्ट है क्या, ठीक है. द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन अ सरफेस इज कॉल्ड द थ्रस्ट. नॉर्मली ऑन अ सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट. इसका क्या मतलब हुआ भाई, किसी थ्रस्ट मतलब क्या, देखो थ्रस्ट मतलब जनरल फोर्स ही होता है. जैसे अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है, अभी तक आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा होगा सर, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, दैट पर्टिकुलर पुश और पुल इज कंसीडर्ड एज फोर्स. किसी भी ऑब्जेक्ट को खींचा या धक्का दिया, उसी को हमने क्या बोला, फोर्स बोला. तो ये थ्रस्ट क्या है, थ्रस्ट भी बेटा फोर्स है, बट कैसा फोर्स है, द परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड थ्रस्ट. मतलब क्या हुआ, अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है, अगर कोई फॉर एग्जांपल, अगर जैसे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको मैं यहां पे रख रहा हूं और इस पे एग्जैक्टली परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहा हूं, दैट इज कॉल्ड थ्रस्ट. ठीक है, द परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड थ्रस्ट. बात समझ में आई क्या, ठीक है. किसी भी डायरेक्शन से, इसमें भी एग्जैक्टली 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, दैट इज कॉल्ड थ्रस्ट. मतलब क्या हुआ, किसी भी डायरेक्शन में, मतलब कोई भी डायरेक्शन में फोर्स लगे, अगर वो परपेंडिकुलरली लग रहा है नॉर्मल सरफेस पे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, थ्रस्ट बोलेंगे. दैट्स इट. थ्रस्ट और फोर्स में कोई डिफरेंस है क्या, कोई डिफरेंस नहीं है. थ्रस्ट भी सेम है, फोर्स भी सेम है. तो सर नाम अलग क्यों दिया गया, अरे मैंने बोला कि परपेंडिकुलर फोर्स अगर लग जाए किसी बॉडी पे, परपेंडिकुलरली फोर्स लग जाए, तो उसी को हम थ्रस्ट बोल देंगे. बस बात खत्म. बात समझ में आई क्या, कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट वाले होने वाली बात नहीं है यहाँ पे. क्लियर. तो हमारे पास थ्रस्ट हमने सीख लिया. ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज बेटा व्हाट इज प्रेशर. आइए प्रेशर के बारे में बात करते हैं. और प्रेशर इस चैप्टर में अपने को तीन चीजों को लेकर के पढ़ना है, कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के लिए. ठीक है, सॉलिड, गैसेस और लिक्विड के लिए लेके पढ़ना है. सो व्हाट डू यू मीन बाय प्रेशर. ठीक है, अब ये प्रेशर है क्या. आपने बोला सर एग्जाम आने वाला है, कल एग्जाम है, परसों एग्जाम है, तो क्या एग्जाम के टाइम पे जो प्रेशर होता है, मेंटल प्रेशर, क्या वही एग्जैक्ट प्रेशर है फिजिक्स का भी. हाँ, उसको रिलेट कर सकते हैं, बट एग्जैक्ट नहीं है बेटा. ठीक है, आइए पढ़ते हैं फिजिक्स का प्रेशर, कि फिजिक्स में प्रेशर का क्या मतलब होता है. प्रेशर मींस बेटा, प्रेशर मींस बेटा फोर्स एक्टिंग per unit area is called pressure. Pressure means what? Force acting per unit area is called force. pressure. ठीक है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर. अब प्रेशर की यही डेफिनेशन हम सॉलिड्स के लिए पढ़ेंगे, लिक्विड्स के लिए पढ़ेंगे और गैसेस के लिए भी पढ़ने वाले हैं. ठीक है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया क्या मतलब होता है, देखो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया का मतलब होता है, फोर्स क्या है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया मतलब क्या, परपेंडिकुलर फोर्स. जनरल बुक्स में लिखा रहता है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया मींस व्हाट, प्रेशर. बट अगर परपेंडिकुलर फोर्स होगा तो प्रेशर उस कंडीशन में मैक्सिमम होगा. ठीक है, तो हम इसकी डेफिनेशन क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर. क्लियर. और ये परपेंडिकुलर फोर्स को हमने क्या बोला था, थ्रस्ट. इसी परपेंडिकुलर फोर्स को बेटा हमने क्या बोला था, थ्रस्ट बोला था. बात समझ में आई कि नहीं आई. ठीक है, होप सो चीजें यहां तक क्लियर हुई होंगी. अब नाउ थ्रस्ट हमने पढ़ लिया, हमने प्रेशर पढ़ा. प्रेशर मींस क्या, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर. सर बात नहीं समझ में आई, ये क्या है थ्रस्ट. थ्रस्ट तो समझ में आ गया, परपेंडिकुलर फोर्स, बट ये प्रेशर क्या हुआ. प्रेशर क्या मतलब, देखो अगर ये मार्कर है बेटा, ये एक मार्कर है, ठीक है, इसकी दो साइड्स हैं, एक पॉइंटी साइड है और एक ब्लंट साइड है. अगर ब्लंट साइड से मैं अपनी स्किन पे इसको पेनिट्रेट कराना चाहूं, मैं क्या कर रहा हूं, पेनिट्रेट कराना चाहूं, तो मुझे ज्यादा फोर्स या ज्यादा प्रेशर फील नहीं हो रहा. बट यहीं पे अगर मैं इसको मार्कर को घुमाऊं और पॉइंटी साइड पे क्या करूं, सेम फोर्स लगाऊं, तो अब मुझे थोड़ा सा पेन फील हो रहा है. ये पेन कौन फील करवा रहा है भाई, ये पेन मुझे क्यों फील हो रहा है, ड्यू टू प्रेशर. मतलब क्या हुआ कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स एंड प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. मतलब क्या हुआ, जिसकी जितनी ज्यादा एरिया कम होगी उसका प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा, और जिसका जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उसमें उतना ही ज्यादा प्रेशर लगेगा भाई. ठीक है, कहने क्या मतलब हुआ, मैंने बोला कि अगर मैं अगर फॉर एग्जांपल इसको क्या कराना, इस मार्कर को क्या कराना चाहता हूं, अपने इस हाथ में पेनिट्रेट कराना चाहता हूं, तो आपने बोला सर ये तो इम्पॉसिबल, आप नहीं करा पाओगे. मैंने बोला ब्लंट साइड से, इस साइड से करा पाना पॉसिबल है क्या, आपने बोला सर इम्पॉसिबल. मैंने ईगो पे बात ले ली और मैंने बहुत ह्यूज अमाउंट में फोर्स लगाया, बहुत ज्यादा फोर्स लगाया, और थोड़े अमाउंट में ये पेनिट्रेट कर गया.
तो कहने का मतलब जब बहुत ह्यूज अमाउंट में फोर्स लगेगा, जितना ज्यादा फोर्स लगेगा उतना ज्यादा फोर्स, जितना ज्यादा फोर्स लगेगा उतना ज्यादा प्रेशर फील होगा किसी भी सामने वाले आदमी को, या एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब जिस भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है उसको उतना ही ज्यादा प्रेशर क्या होगा, फील होगा। बात समझ में आई क्या? और दूसरा पॉइंट क्या है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। मींस क्या कि अगर ये पॉइंटी साइड देखो, इसकी एरिया क्या है, कम है, इसकी एरिया कम है, इसकी एरिया ज्यादा है। अगर सेम अमाउंट ऑफ फोर्स, जैसे मैं बहुत तेज फोर्स लगा रहा हूं, क्या सेम अमाउंट ऑफ फोर्स मैं यहां से लगाऊं तो मुझे पेन होगा, सेम पेन होगा क्या? नहीं, इस पॉइंट पे मुझे पेन ज्यादा होगा और हो सकता है ये मार्कर पेनिट्रेट भी कर जाए। बात समझ में आ रही है क्या? तो प्रेशर के दो एस्पेक्ट्स हमने पढ़े, क्या क्या पढ़ा एक बार रिवाइज करते हैं। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, कि जितना फोर्स लगाओगे भाई उतना ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा। और एरिया के बारे में हमने क्या पढ़ा था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है कि जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ाओगे, सॉरी जितना ज्यादा एरिया बढ़ाओगे उतना ही ज्यादा प्रेशर क्या हो जाएगा भाई, बढ़ जाएगा। इसीलिए आपने देखा होगा जो नेल आती है, नेल मतलब क्या होता है, अरे हिंदी में बोले भाई बिरंची, नेल समझते हो ना, बिरंची को हमेशा ब्लंट साइड्स, देखो ये जो नेल रहती है, अगर आपको इसको क्या करना है, स्टक कराना है, मतलब किसी भी वॉल पे पिन कराना है, तो आपको इसका ये वाला पोर्शन लगाना पड़ेगा। ये जो छोटा वाला पोर्शन है जिसकी एरिया बहुत ज्यादा कम है बेटा, उस साइड को करके आपको पीछे से हैमरिंग करनी पड़ेगी, हथौड़ा मारना पड़ेगा, तब ये नेल जाके पेनिट्रेट कर जाएगा। अगर कोई सोचे सर मैं इस डायरेक्शन से या इस साइड से किसी भी नेल को किसी भी दीवार में पेनिट्रेट करा सकता हूं, तो आप, मेरा आंसर क्या होगा, नहीं करा सकते। रीजन क्या है, एरिया बहुत ज्यादा बड़ा है। अगर एरिया बड़ा होगा बेटा, एरिया बड़ा होगा तो प्रेशर इसमें क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, एरिया बढ़ेगा प्रेशर घटेगा। बात समझ में आई क्या? सो एरिया बढ़ेगा प्रेशर घटेगा, और अगर एरिया ही कम है तो कम फोर्स लगाने पर भी हमारे पास ये क्या कर जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा और पेनिट्रेट कर सकती है चीजें। ठीक है, आइए इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। ये प्रेशर की मैं किसकी बात कर रहा हूं, प्रेशर इन सॉलिड्स की बात कर रहा हूं। अभी किसकी बात चल रही है, प्रेशर इन सॉलिड्स की बात चल रही है। ठीक है, आइए कुछ एग्जांपल लेके इसको और अच्छे समझने की प्रेशर का क्या एक्चुअल मीनिंग है ना। ओके, सो पहला पार्ट है हमारे पास प्रेशर इन सॉलिड्स के लिए, कि भाई पहला पार्ट है नाइफ। ठीक है, नाइफ में आपने देखा होगा, अगर ये हमारे पास चाकू होता है बेटा, ठीक है, इसका हैंडल बना दिया मैंने। ठीक है, ये चाकू का ब्लंट साइड होता है और ये चाकू का शार्प साइड होता है। ठीक है, तो आप चाकू के किस साइड से इजिली फ्रूट्स या वेजिटेबल्स को काट सकते हो? आपने बोला सर कहां से, शार्प साइड से हम काट पाते हैं, ब्लंट साइड से। पीछे अगर जिस डायरेक्शन में, जिस साइड में धार ही नहीं है उस साइड से काट पाएंगे क्या? काट तो लेंगे सर, लेकिन बहुत ज्यादा फोर्स लग रहा है। कैसा? क्योंकि हमने पढ़ा है अभी दैट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जिसकी एरिया जितनी कम होगी उसका प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। बात समझ में आई क्या? ठीक है, पहला हो गया हमारे पास, इट इज इजियर। प्रेशर के ऐसे केस स्टडी बनता है कि इट इज इजियर टू कट फ्रॉम द शार्प साइड ऑफ द नाइफ एंड इट इज हार्डर टू कट फ्रॉम द ब्लंट साइड ऑफ द नाइफ। तो इसका हमारे पास क्या आंसर होगा? क्यों इजियर होता है? क्योंकि एरिया शार्प साइड की कम रहती है और प्रेशर उस कंडीशन में अपन कम फोर्स लगाएंगे तो ज्यादा प्रेशर लगेगा। ठीक है, और सेकंड कंडीशन क्या है, अगर ब्लंट साइड से किसी भी चीज को मैं काटना चाहूं तो उसकी एरिया क्या है, ब्लंट साइड की। ये हमारे पास शार्प साइड का केस हो गया। अगर ब्लंट साइड की बात की जाए बेटा, ब्लंट साइड की बात की जाए तो ब्लंट साइड में प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। एरिया वहां पे बड़ी है और प्रेशर ऑटोमेटिकली घट जाता है। ठीक है, तो प्रेशर के हमने दो एस्पेक्ट्स पढ़े। व्हाट डू मीन बाय प्रेशर? फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में यहां पे कितना अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा है, यही क्या बताता है, प्रेशर बताता है। यही क्या बताता है बेटा, प्रेशर बताता है। और प्रेशर में हमने दो एस्पेक्ट पढ़े कि जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे किसी भी बॉडी में उतना ज्यादा प्रेशर फील होगा। और अगर आपको फोर्स नहीं बढ़ाना है, आपने बोला सर फोर्स नहीं बढ़ाना, प्रेशर बढ़ा के दिखाइए आप, तो मैंने बोला क्या करो, मैंने बोला कि इतने अमाउंट में जितना फोर्स अभी लगा रहे हैं उतना ही फोर्स लगाइए बट प्रेशर बढ़ा के दिखाइए। मैंने बोला बेटा ये क्या थी, ब्लंट साइड थी, ज्यादा शार्प नहीं, नोकीली नहीं है। एक नोकीली साइड ले लो जिसका एरिया क्या हो, कम हो। इसका एरिया बहुत ज्यादा कम है इस साइड्स के मुकाबले, तो अगर इतना सेम अमाउंट ऑफ फोर्स में लगाता हूं तो अब मुझे पेन होगा बेटा। ये पेन क्यों हो रहा है? क्योंकि एरिया कम तो प्रेशर ज्यादा है। और सेम कंडीशन नाइफ में भी लगती है, शार्प साइड और ब्लंट साइड में। शार्प साइड इजिली चीजों को काट देता है क्योंकि एरिया कम है उसकी और प्रेशर उसमें ज्यादा रहता है। और ब्लंट साइड इजिली नहीं काट पाता। क्यों नहीं काट पाता? क्योंकि एरिया उसकी ज्यादा है और प्रेशर उस कंडीशन में क्या हो जाता है बेटा, कम हो जाता है। बात समझ में आई क्या? ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पार्ट, ये पहला हो गया हमारे पास नाइफ का कॉन्सेप्ट। दूसरा हो गया आपका स्कूल बैग का कॉन्सेप्ट।
आपने देखा होगा स्कूल बैग्स की जो बद्धियां होती है, स्ट्रिप्स रहती हैं जो आप यहाँ पे पहनते हो, वो कैसी रहती है बेटा? थोड़ा सा वाइड रहती है। क्या रहती है? वाइड। वाइड रहने का क्या रीजन है? पतली क्यों नहीं रहती वो? धागे की तरह छोटी सी पतली क्यों नहीं रह सकती? वो वाइड क्यों रहती है? अगर आप देखोगे जनरल फॉर्म में तो चीजें स्कूल बैग की थोड़ा सा कैसी रहती है? वाइड रहती, चौड़ी रहती। पट्टियां कैसी रहती? वाइड रहती। वाइड क्यों रहती है? मैंने बोला कि अगर कम एरिया लगाए भाई नॉर्मल, इस फॉर्मेट में क्यों नहीं रहती? पतली क्यों नहीं रहती? तो आपने जनरल फॉर्म ये बोल सकते हो कि सर प्रेशर के लिए अभी अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी है दैट प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स मींस व्हाट? थ्रस्ट अपॉन एरिया। थ्रस्ट अपॉन एरिया। और आप ही ने बताया सर कि अगर एरिया क्या हो जाएगा? कम हो जाएगी तो प्रेशर ऑटोमेटिकली ज्यादा फील होगा किसी भी बॉडी का। ठीक है, तो इस स्ट्रिप का मोटा होना या इस स्ट्रिप का वाइड होना क्या बताता है कि स्कूल बैग में, फॉर एग्जांपल आप लोग स्कूल बैग में कितना ही कैरी करते होगे बेटा? अराउंड 7 kg, 8 kg। सोचो 7 और 8 kg अगर आप कैरी कर रहे हो और स्ट्रिप आपकी पतली हो जाए, क्या हो जाए? पतली हो जाए, तो आपको यहाँ पे पेन फील होने लगे। लेकिन स्कूल बैग की स्ट्रिप पतली नहीं है, वाइड है, तो जितना ज्यादा एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ेगा प्रेशर उतना ही कम लगेगा। तो होप सो प्रेशर का मतलब आपको समझ में आने लगा होगा अब। ठीक है, रट्टा नहीं मारना बेटा, समझना है। ठीक है, स्कूल बैग वाला कॉन्सेप्ट हो गया हमारे पास। उसके बाद कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है बेटा, और एग्जांपल ले लेते हैं हम पॉलीथीन वाला केस। ठीक है, जैसे अब नॉर्मल एग्जांपल ऐसे केस स्टडी बना के चलते हैं। पॉलीथीन वाला केस, आप बोले सर मैं मम्मी के साथ जाता हूँ, मैं जिम जाता हूँ, पहली कंडीशन। दूसरा, मैं मम्मी के साथ सब्जी लेने जाता हूँ। लेकिन सर जब मैं जिम जाता हूँ तो इजिली मैं 50 kg या 20 kg या 30 kg वन हैंड से इजिली उठा लेता हूँ। और अगर होल्ड करने के लिए भी बोला जाए तो मैं अप्रोक्सीमेटली 5 मिनट तक, 6 मिनट तक उस चीज को होल्ड कर सकता हूँ। लेकिन सर जब मैं मम्मी के साथ सब्जी वगैरह लेने जाता हूँ तो पॉलीथीन पकड़ने में अप्रोक्सीमेटली 5 kg की, 5 किलो की पन्नी रहती है, उसको पकड़ने में मेरी हालत खराब हो जाती है। बार बार हाथ बदलना पड़ता है। इस हाथ में पकड़े रहेंगे 5 मिनट में, फिर इस हाथ में पकड़ लेंगे। क्या रीजन है? क्योंकि पॉलीथीन की जो स्ट्रिप है वो पतली है। स्ट्रिप पतली हुई, एरिया घटी, तो प्रेशर उस कंडीशन में ज्यादा फील होगा। होप सो चीजें यहां तक समझ में आएंगी। सेम कंडीशन सीट बेल्ट के साथ भी होती है। जो गाड़ियों की सीट बेल्ट रहती है उसकी जो बद्धी रहती है वो वाइड क्यों रहती है? सेम कंडीशन है हमारे पास। ठीक है, होप सो चीजें यहां तक क्लियर हुई होंगी। ओके, अब एक बहुत अच्छा जनरल सा केस बनता है इसमें, जो आपने देखा होगा। ये दो कंडीशन समझ में आई होगी। तीसरा हमारे पास, अगर मैं नेल बेड का केस ले लूं, ठीक है, ये नेल बेड क्या है सर? मैंने बोला कि अगर ये है नेल, बिरंची मेरे भाई, एक नेल है, यहां पे अगर नेल का बेड लगा दिया जाए, बहुत सारी नेल्स लगा दी जाए। आपने ये जनरल फॉर्म में जादू वगैरह में देखा होगा, जो मैजिशियंस होते हैं, जो जादूगर होते हैं, वो ऐसे नेल बेड बनाते हैं और उसके ऊपर आके फिर क्या हो जाते हैं भाई? लेट जाते हैं मेरे भाई। क्या कर देते हैं? लेट जाते हैं। तो ऐसा कैसा पॉसिबल है कि वो आके इस नेल बेड पे लेट गए पॉइंटी साइड पे और वो पेनिट्रेट नहीं कर रहे हैं? रीजन क्या है? आपने बोला सर हमने पढ़ा है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो इस कंडीशन में एरिया क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, तो प्रेशर कम फील होता है। अगर वो सिर्फ एक, देखो वो आके लेटा, एरिया ऑफ कांटेक्ट उसके पूरे शरीर में फील होगा, ऐसे करके लेटता है। ठीक है, तो उसके हर एक बॉडी पार्ट पे क्या होगा? एरिया, फोर्स डिवाइड हो जाएगा उस पर्टिकुलर एरिया पे और प्रेशर बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा। आके अगर वो लेट गया तो ये वाला, उसके पैर में फॉर एग्जांपल ये वाली नेल गई, हेड में ये वाली नेल गई। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केस में वो आते हैं और नेल बेड पे लेट जाते हैं और आपको लगता है वाओ मैजिक है। मैजिक नहीं है बेटा, क्या है? फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है कि एरिया बढ़ा दोगे तो प्रेशर घट जाएगा। तो एरिया यहाँ पे उसने लेट करके अपना एरिया क्या कर लिया है? बढ़ा लिया है, तो प्रेशर घट गया। जादू इसमें नहीं है। मेरी कंडीशन ये है कि अगर उसके पास केवल एक नेल हो, इस पे वो बैठ के दिखाए अब, या इस पे खड़ा होके दिखाए, तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होगा? एरिया बहुत ज्यादा कम है बेटा। इसकी एरिया क्या है? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। एरिया बहुत ज्यादा कम है, तो प्रेशर इस कंडीशन में हाँ ही रहेगा। अगर इसमें वो खड़ा भी होता है और बैठता है तो क्या हो जाएगा बेटा? पेनिट्रेट कर जाएगी। क्या कर जाएगी? पेनिट्रेट, उसके अंदर चली जाएगी नेल। बात समझ में आई क्या? तो जादू होगा तो इसमें होगा, इस केस में नहीं। क्लियर? दिस इज द कंडीशन ऑफ नेल बेड। ठीक है, होप सो चीजें यहां तक समझ में आएंगी। प्रेशर इन सॉलिड्स की हम बात कर रहे थे। ठीक है, और प्रेशर इन सॉलिड्स के लिए फॉर्मूला क्या बना हमारे पास? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कैसा फोर्स? परपेंडिकुलर फोर्स। और इसी परपेंडिकुलर फोर्स को और क्या बोला जाता है? थ्रस्ट।
तो अगर फोर्स और थ्रस्ट में कोई डिफरेंस नहीं तो थ्रस्ट की भी एसआई यूनिट क्या होगी मेरे भाई? न्यूटन। बात समझ में आई क्या? थ्रस्ट की एसआई यूनिट क्या होगी? न्यूटन। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज ओके, गैसेस की बात कर रहे हैं मेरे भाई। अब गैसेस में आ जाते हैं हमारे पास सर बर्नौली का एक थ्योरम है, एक प्रिंसिपल, ठीक है। अब प्रेशर की बात हम करेंगे कहां पे? गैसेस के लिए। अभी तक प्रेशर की बात हमने किस पे की थी? सॉलिड्स पे की थी कि कैसे कैसे एक्ट कर सकता है। अब हम प्रेशर की बात करेंगे किस पे? गैसेस पे। क्या गैस में भी प्रेशर रहता है? अब आपने बोला सर गैस में कैसे प्रेशर रहता है? अरे भैया केमिस्ट्री पढ़ के आए हो, केमिस्ट्री में आपने देखा होगा ना कि हाई प्रेशर पे और लो टेम्परेचर पे कोई भी एक सॉलिड पार्टिकल्स को आप किसमें कन्वर्ट कर सकते हो? सॉरी, गैसेस पार्टिकल को वाटर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें पिस्टन वगैरह तो देखा ही होगा, केमिस्ट्री अभी इतना तो पढ़ ही लिए हो, ठीक है। अगर नहीं पढ़े हो तो आइए फिर से पढ़ाते हैं हम बर्नौली प्रिंसिपल। बर्नौली प्रिंसिपल क्या बोलता है भाई? बर्नौली प्रिंसिपल सिर्फ और सिर्फ गैसेस के प्रेशर के बारे में बात करता है। और बर्नौली प्रिंसिपल क्या बोलता है? दैट इज वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। आपने बोला सर वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, क्या मतलब हुआ इसका? भाई एयर में प्रेशर है कि नहीं पहले ये बताओ तुम। अगर एयर में प्रेशर नहीं होता तो आपको केमिस्ट्री वाले टीचर कभी नहीं बताते कि एयर प्रेशर जो हमारे पास नॉर्मल होता है वो कितना होता है? 1 एटीएम। जहां पे हम लोग अभी रह रहे हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताते हैं ना, 1 एटीएम, आपने नाम सुना होगा केमिस्ट्री में। ये सेम कंडीशन, इसका मतलब एयर में तो प्रेशर है। अगर प्रेशर है तो सर कोई एग्जांपल दीजिए जिससे ये प्रेशर अपने को फील हो सके। और ये आपने क्या बताया है कि वी डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, क्या मतलब समझ में आया? मैंने बोला बेटा कि अगर फॉर एग्जांपल मैं एक नॉर्मल जनरल पेपर ले लेता हूं, ठीक है, होप सो सभी को दिख रहा होगा। मैंने ये बोला कि अगर इस पेपर के सामने एक पूरा क्या है, यहां पे मॉलिक्यूल्स है, ये एक पेपर था इस फॉर्मेट में था, इसके सामने ये एयर मॉलिक्यूल्स हैं, चारों तरफ एयर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, इसके चारों तरफ एयर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अगर मैं इसके सामने के एयर मॉलिक्यूल्स में वेलोसिटी ला दूं, सामने के एयर मॉलिक्यूल्स में वेलोसिटी ला दूं, तो ये सारे मॉलिक्यूल्स उड़ जाएंगे, ये सारे मॉलिक्यूल्स शिफ्ट हो जाएंगे। अगर ये सारे मॉलिक्यूल्स शिफ्ट हो गए तो यहां पे क्रिएट हो जाएगा बेटा हमारे पास लो प्रेशर रीजन। और जहां पे मॉलिक्यूल्स पहले से प्रेजेंट हैं वहां पे क्रिएट हो जाएगा क्या? हाई प्रेशर। और आपने हमेशा ही पढ़ा है कि सर जी हर चीज कहां से कहां मूव करती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। अगर यहां के पार्टिकल्स में वेलोसिटी आ जाए, कैसे भी करके वेलोसिटी आ जाए, पार्टिकल्स उड़ जाए यहां से, तो यहां पे क्रिएट हो जाएगा क्या? लो प्रेशर रीजन। और उसके पीछे क्या है बेटा? हमारे पास हाई प्रेशर रीजन है। और हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एरिया क्या हो जाएंगी? हमारे पास एयर मॉलिक्यूल्स मूव करने लगेंगे। अगर ये सारी चीजें सही हैं तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अपने आप आंसर दे देगा। आइए देखते हैं। मैंने क्या बोला? ये एक पेपर है, सभी को दिख रहा होगा, नॉर्मल जनरल पेपर है, ठीक है। अगर मैं क्या करूं, जैसे इन फॉर्म नॉर्मली मैं बोलूं कि अगर इस पेपर में ये ग्रेविटी लग रही है, ये पेपर नीचे है, अगर मेरे को इस पेपर को उड़ाना है तो पीछे से ब्लो कर रहा हूं, तो आप बोले सर पीछे से ब्लो करेंगे तो उड़ ही जाएगा। मैंने बोला अगर मैं यहां पे रख के और फ्रंट की यहां पे रख के, अपने चिन पे रख के और फ्रंट की पूरी क्या करूं? वेलोसिटी बढ़ा दूं, इनके सामने वाले मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी बढ़ा दूं, तो पीछे से जितने पार्टिकल्स होंगे वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर रीजन की तरफ मूव कर जाएंगे, ठीक है। आइए देखते हैं, देख पा रहे होंगे आप, ठीक है। ये है हमारे पास हाई, अभी दोनों ही हमारे जनरल प्रेशर पे है, 1 एटीएम पे है। लेकिन जैसे ही मैं क्या करूंगा, यहां के मॉलिक्यूल्स को हटा दूंगा, मैं सामने के मॉलिक्यूल्स को हटा रहा हूं और पीछे वाले एयर मॉलिक्यूल्स ऑटोमेटिकली इसको क्या कर रहे हैं? राइज कर रहे हैं। इससे ये समझ में आता है कि एयर में भी प्रेशर है मेरे भाई, और चीजें कहां से कहां मूव करती हैं? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। यही तो बर्नौली प्रिंसिपल का मेन मोटिव है कि जहां की भी आप एयर मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी बढ़ा दोगे, एयर की भी नहीं, वाटर की भी, किसी की भी भाई, वाटर की भी अगर क्या क्या बढ़ा दोगे, एयर बस के लिए वर्क नहीं करता है, वाटर के लिए वर्क करता है। बट मैं इसको सिर्फ एयर के हिसाब से समझाना चाहता, तो एयर के लिए मेरे को लगा क्या एक एक्स्ट्रा बता दिया जाए, मैंने बोला बर्नौली प्रिंसिपल समझा देते हैं, ठीक है। वाटर के लिए भी वर्क करता है वो, ठीक है। अगर ह्यूज अमाउंट ऑफ वेलोसिटी आ जाएगी पार्टिकल्स में, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट में क्या क्रिएट हो जाएगा? लो प्रेशर रीजन, और चीजें हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है, ठीक है। अब आ गया पहला हमारे पास ट्रेन केस, दूसरा है एरोप्लेन केस। ट्रेन केस क्या है? आप लोगों ने सुना होगा कि सर हमारे दादाजी लोग पहले के जमाने में बोला करते थे कि बेटा, बेटा क्या बघेली में बोलते थे, दादू ट्रेन के लगे ना खड़े रहे, ठीक है इस फॉर्मेट में कि ट्रेन के पास मत खड़े रहना बेटा। अब ट्रेन के पास क्यों नहीं खड़े रहना? जब ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकलती है तो प्लेटफॉर्म से दूर खड़े रहिए। अगर यहाँ से ट्रेन निकले, ट्रेन के पास मत खड़े रहना। अगर खड़े रहोगे प्लेटफॉर्म पे तो ट्रेन में एक जादुई शक्ति होती है जो अपने तरफ उसको खींच लेती है।
ये ट्रेन निकली सामने से जादुई शक्ति होगी जो मुझे खींच लेगी। अब आप लोगों ने बोला कि दादाजी वो जादुई शक्ति नहीं है, वो है फिजिक्स। क्योंकि मेरे भी बॉडी में अभी कॉन्स्टेंटली 1 एटीएम का प्रेशर लग रहा है चारों डायरेक्शन में। सामने वाली एयर मुझे बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश कर रही है, बैकवर्ड वाली एयर मुझे फ्रंट डायरेक्शन में पुश करना चाह रही है, नीचे वाली एयर मुझे ऊपर फेंकना चाह रही है, ऊपर वाली एयर मुझे नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फेंकना चाह रही है। क्योंकि चारों डायरेक्शन से इक्वल अमाउंट ऑफ प्रेशर लगता है, तो सारी चीजें क्या हो जाती है हमारे पास, कैंसल आउट हो जाती है, और मैं जनरल फॉर्म में कूद सकता हूं, खेल सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं। बट ट्रेन के केस में क्या हुआ, मैं यहां पे खड़ा हूं प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, सामने से हाई स्पीड से ट्रेन आई, हाई स्पीड से ट्रेन आएगी तो मुझे बताओ जो मेरे सामने के एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो सब उड़ जाएंगे, उड़ गए ना, एयर मॉलिक्यूल्स उड़ गए तो क्या क्रिएट हो गया मेरे सामने, लो प्रेशर रीजन। और पीछे से जो हाई प्रेशर रीजन था, 1 एटीएम का प्रेशर कम नहीं होता मेरे भाई, ज्यादा होता। 1 एटीएम का प्रेशर मुझे पुश करेगा तो मैं ट्रेन के ऊपर गिर पड़ूंगा। बात समझ में आई कि नहीं? इसलिए हाई स्पीड मूविंग ट्रेन के प्लेटफॉर्म के सामने या पास में नहीं खड़े रहना चाहिए, ठीक है। सेकंड केस होता है हमारे पास एरोप्लेन। आपने बोला सर एरोप्लेन में क्या केस है, मैंने बोला एरोप्लेन भी ऐसे ही उड़ता है मेरे भाई, ध्यान से देखिए, एरोप्लेन भी हमारे पास ऐसे ही उड़ता है, ठीक है। एरोप्लेन का केस क्या है, डायग्राम को कोई जज मत करना मेरे भाई, क्योंकि अगर आप जज कर रहे हो तो आप इंडियन आइडल में जाओ फिर, ठीक है। जज तो अन्नू कपूर है, हाँ सॉरी अन्नू मलिक। यार गजब डायग्राम बढ़िया बना, ठीक है। अब आपने बोला सर हमने देखा है कि हेलीकॉप्टर तो समझ में आता है कि ऊपर से पंखा घूमता है, नीचे प्रेशर क्रिएट तो उड़ जाए, ये कैसे उड़ती है सर? तो किसी ने बोला सर इसमें इंजन है। मैंने बोला इंजन तो भाई गाड़ियों में, ये तो गाड़ी क्यों नहीं उड़ रही है, क्या ये शुरू में ऐसे ऐसे कर देती हैं कि उड़ जाएंगी? तो हमने बोला, आपने बोला सर ऐसा तो नहीं होता है। फिर मैं बोला मैंने इसके पास जब पंख सीधे हैं, ये पंख ऐसे भी नहीं कर सकती, तो ये उड़ कैसे रही है मेरे भाई हाई स्पीड पे? तो उसमें काम आया सर बर्नौली का प्रिंसिपल। बर्नौली प्रिंसिपल ने क्या बोला, ये जो प्लेन्स के जो विंग्स रहते हैं ना मेरे भाई, वो एकदम सीधे नहीं रहते, वो हल्का से टिल्टेड रहते हैं, ऐसे ऐसे टिल्ट हो गए। तो हमने देखा है कि नीचे वाली हवाओं को गुजरने में, जब हवा आती है सामने सामने, देखो ये टिल्ट है, जब हवा आएगी तो डिवाइड हो जाएगी, सेम हवा सेम वेलोसिटी से है और डिवाइड हो गई। ऊपर वाली हवा, क्योंकि ये टिल्टेड था, ऊपर वाली हवा जल्दी निकल जाएगी और नीचे वाली हवा को निकलने में टाइम लगेगा। तो जो हवा जल्दी निकल गई तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, हवा जल्दी निकली, यहाँ से पूरे प्रेशर से क्या हो गया हमारे पास, पूरे वाटर मॉलिक्यूल्स पूरे एयर मॉलिक्यूल्स यहाँ से हट गए। क्या क्रिएट हो गया नीचे हमारे पास, अगर इस फॉर्मेट में एयर हमारे पास मूव कर रही है और इस फॉर्मेट में नीचे से जा रही है, तो ये क्या होती है, हाई वेलोसिटी। हाई वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी क्या होती है, सेम तो रहती है बट लो वेलोसिटी हो जाती है यहाँ पे, जिससे के थ्रू क्या क्रिएट होता है, ऊपर वाले रीजन पे, ऊपर वाले पे एयर आके जल्दी से ऊपर वाले रीजन पे आके एयर आके ऐसे निकल जाती है और नीचे वाले रीजन से निकलने में टाइम लगता है। तो ऊपर क्या क्रिएट हो गया, लो प्रेशर, नीचे क्या था, हाई प्रेशर। चीजें कहां से मूव करेंगे, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और प्लेन उड़ जाएगा। ये है बर्नौली का प्रिंसिपल मेरे भाई, ठीक है। अब मैं इन जनरल चीजें कुछ कुछ नहीं बता रहा हूं, जैसे मैंने बोला कि प्रेशर के लिए अगर कोई पूछना चाहे, दिस इज वन शॉट बेटा। प्रेशर के लिए हमने फॉर्मूला जो सॉलिड्स के लिए लिखा था वो था फोर्स अपॉन एरिया। तो आप बोल सकते हो फोर्स के लिए सर यूनिट होती है न्यूटन, और एरिया के लिए हमारे पास होती है मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर की जो एसआई यूनिट हो गई वो हो गई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम पीए पास्कल से भी डिनोट करते हैं। क्या बोल सकते हैं, पास्कल भी बोल सकते हैं, क्योंकि प्रेशर के बारे में ब्लेस पास्कल ने सबसे पहले बताया था, इसलिए हमने प्रेशर की यूनिट क्या नाम रख दिया, पास्कल, ठीक है। तो 1 पास्कल, पास्कल को पीए से डिनोट करते हैं, 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर। ये भी हम लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि डिफाइन 1 पास्कल, तो आप 1 पास्कल को ऐसे डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। होप सो ये वाली चीज आपको क्लियर हुई होगी। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, ओके, प्रेशर इन लिक्विड, यही तो है फ्लोटेशन, प्रेशर इन लिक्विड। आइए प्रेशर इन लिक्विड के बारे में समझते हैं। उससे पहले थोड़ा सा कुछ डेरिवेशन किया जाए और निकाला जाए कि लिक्विड का प्रेशर कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो आपने बोला सर प्रेशर का मतलब होता है, हमने पढ़ा है फोर्स अपॉन एरिया। मैंने बोला बहुत बढ़िया बात है भाई, फोर्स अपॉन एरिया ही होता है। फिर मैंने बोला, आपने बोला सर फोर्स यहाँ पे कौन सा, अगर किसी भी बॉडी को आप, अगर ये हमारे पास कोई कंटेनर है, अगर मेरे भाई ये कंटेनर है, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है,
और उसमें आपने एक बॉडी डिप कर दी, ये एक बॉडी थी जिसको आपने उस पानी में डुबा दिया मेरे भाई। तो क्या पानी में बॉडी को रिलीज करने के बाद आप ऊपर से धक्का मार रहे हो? आपने बोला सर नहीं मार रहे हैं हम तो धक्का, लेकिन फिर भी इसमें जैसे एयर में हर डायरेक्शन से प्रेशर लगता था, वैसे ही वाटर में भी हर डायरेक्शन से, ऊपर से, नीचे से, इधर से हर डायरेक्शन से प्रेशर लगता है, ठीक है। लेकिन ये नीचे वाला प्रेशर थोड़ा ज्यादा होता है, जिसको बियॉन्ड फोर्स भी बोलते हैं। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं बियॉन्ड फोर्स, अभी बाद में समझाऊंगा, पहले प्रेशर समझा रहा हूं, ठीक है। हर डायरेक्शन से क्या लगता है? प्रेशर। तो ये वाला जो फोर्स है मेरे भाई, जो फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, वो कौन सा फोर्स है? आपने बोला सर डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर आपने हाथ हटा लिया और कोई भी बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव करे, इसका मतलब उसमें लग रहा है mg। क्या लग रहा है? मास इनटू ग्रेविटी, वेट फोर्स लग रहा है, जो कि अर्थ लगा रही है। कैसा फोर्स लग रहा है? mg लग रहा है। तो मैंने बोला क्या मैं फोर्स को mg लिख सकता हूं? आपने बोला लिख दीजिए सर। फिर मैंने बोला एरिया, एरिया की जगह एरिया ही लिखे रहने दें। हमने बोला कि आपने बेटा छोटी क्लासेस में भी एटलीस्ट डेंसिटी का मतलब, मैं भी फील कराऊंगा डेंसिटी का ओरिजिनल मतलब क्या होता है, बट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या आपने पढ़ा है? आपने बोला सर हाँ डेंसिटी मतलब तो हमने कुछ पढ़ा था, दैट वॉल्यूम इक्वल टू डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये होता है। तो मैंने बोला कि भाई अगर मास के लिए मैं लिखना चाहूं तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी लिख सकता हूं क्या? तो आपने बोला ठीक है सर, मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी लिख सकते हैं। तो मैंने बोला क्यों ना यही मास की वैल्यू मैं यहां पे पुट कर दूं मेरे भाई। आपने बोला कर दीजिए। फिर मैंने बोला F बाय ए हमने लिया, लेकर के सॉल्व किया था मेरे भाई, एक सेकेंड, ठीक है। प्रेशर इक्वल टू mg बाय ए था, m की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? v इंटू डेंसिटी इंटू ग्रेविटी डिवाइडेड बाय एरिया, ठीक है। अब एक छोटा सा फॉर्म है मैथ्स का, वॉल्यूम को आप क्या लिख सकते हैं? आपने बोला सर अगर मैंने बोला कि क्यूब या क्यूबॉइड का अगर वॉल्यूम निकालना है मेरे भाई, इस क्यूब का वॉल्यूम निकालना है, तो आपने बोला सर क्यूब का वॉल्यूम मतलब ए क्यूब हमने पढ़ा है। मैंने बोला ये वॉल्यूम आता कैसे? किसी भी प्रिज्म और पिरामिडल शेप के लिए यहाँ पे हमारे पास फिर डिबेट चालू हो जाएगी, मैं उस पर नहीं जा रहा। अगर किसी भी सिमेट्रिक फिगर का आपको क्या निकालना है भाई? वॉल्यूम निकालना है ना, तो आपको क्या करना पड़ता है? उसकी बेस एरिया, बेस मतलब बेस एरिया इनटू हाइट कर दोगे ना मेरे भाई, बेस एरिया इनटू हाइट, तो आपको वॉल्यूम निकल आएगा। आपने बोला सर बेस एरिया मतलब क्या? इसके बेस में क्या है? ये सब स्क्वायर से मिलकर बना है, तो स्क्वायर के एरिया का बेस एरिया मतलब स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला ए स्क्वायर। हाइट का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास? हाइट यहाँ पे क्या है? हाइट भी तो ए ही है ना, क्योंकि चारों साइड इसकी ए है, तो ए इंटू करेंगे तो ए क्यूब आ जाएगा। बात समझ में आई क्या? इसलिए हमने बोला कि साइड क्यूब या साइड क्यूब कैसे आया? बेस एरिया इंटू हाइट करेंगे तो वॉल्यूम निकल के आता है, बेस एरिया इंटू हाइट करेंगे तो वॉल्यूम निकल के आता है। आपने बोला सर ये तो जनरल एग्जांपल। मैंने बोला मेरे भाई क्यूबॉइड के लिए भी ले लो, क्यूबॉइड के लिए भी ले लो, ठीक है। एक क्यूबॉइड का जो नीचे वाला पार्ट होता है, ये जो बेस है, वो रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल की एरिया क्या होती है मेरे भाई? लेंथ इंटू ब्रेथ होती है। बेस एरिया इंटू, मैंने क्या बोला? बेस एरिया इंटू हाइट वॉल्यूम दे देगा, इसकी हाइट h होती है, तो LBH, यही तो वॉल्यूम होता है मेरे भाई क्यूबॉइड का। तो इस चीज से समझ में आता है कि हम किसी भी बेस इंटू हाइट को वॉल्यूम लिख सकते हैं, बेस एरिया इंटू हाइट को हम वॉल्यूम लिख सकते हैं। तो मैं वॉल्यूम की जगह क्यों ना एरिया, ठीक है, तो मैंने बोला मैं वॉल्यूम की जगह एरिया इंटू हाइट लिख सकता हूं, इंटू डी इंटू जी डिवाइडेड बाय ए से ए कैंसिल आउट, हमारे पास आंसर क्या आ गया? एच डी जी, ठीक है। तो प्रेशर इन लिक्विड जो होता है उसके लिए फॉर्मूला है बेटा एच डी जी। एच डी जी का क्या मतलब हुआ? आइए समझते हैं एच डी जी का क्या मतलब हुआ। होप सो ये चीजें क्लियर हुई होंगी यहां तक, ठीक है। एच डी जी का क्या मतलब हुआ मेरे भाई? क्या हो गया? चलो आप लोग भी डिलीट हो जाओ। हाँ, एच डी जी का क्या मतलब हुआ? एच डी जी का मतलब हुआ कि सर अगर यहां तक इसमें पानी भरा हुआ है किसी लिक्विड में, है ना, और कोई एक सिलेंड्रिकल बॉडी आपने ये वाली इस लिक्विड के अंदर इमर्ज करा दी, डाल दी, ठीक है, तो इस पे यहां पे लग रहा है प्रेशर P1 और यहां पे लग रहा है सर प्रेशर P2, ठीक है। प्रेशर मतलब किसी भी डायरेक्शन में लग रहा है, हर डायरेक्शन प्रेशर लग रहा है। तो मैंने बोला यहाँ का प्रेशर है P1 और यहाँ का प्रेशर है P2। तो मैंने आपसे पूछा बेटा P1 बड़ा कि P2 बड़ा? आपने बोला सर इस एग्जांपल के हिसाब से प्रेशर इन लिक्विड के हिसाब से अगर बात की जाए तो आपने लिखा है HDG। HDG का क्या मतलब होता है कि जितनी ज्यादा ये H है और ये हमारे पास ये H1 ले लो, ये H2 ले लो,
H1 बड़ा कि H2 बड़ा? आपने बोला सर H2 बड़ा। क्या डेंसिटी बदल रही है इसकी? आपने बोला सर डेंसिटी तो कॉमन, ये पानी ही ना है चारों में, ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे ऑयल है, यहाँ पे वाटर है, फिर यहाँ पे आइस है, सारे में क्या है, वाटर ही मिला हुआ है, तो डेंसिटी नहीं बदली सर, डेंसिटी नहीं बदली। मैंने बोला जी की वैल्यू बदली क्या? आपने बोला सर जी की वैल्यू भी नहीं बदली। ये स्मॉल जी क्या है मेरे भाई? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। क्लियर? जब डी नहीं बदला, डेंसिटी नहीं बदली, जी नहीं बदला, तो P1 और P2 के बीच में बदला क्या? आपने बोला सर हाइट बदली। अगर हाइट बदली तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं दैट P2 प्रेशर इज ग्रेटर देन P1 प्रेशर। ठीक है, कि लिक्विड में अगर आप जितना ज्यादा नीचे जाते जाओगे, जितना ज्यादा हाइट पे जाते जाओगे, जितना ज्यादा हाइट मतलब क्या, डेप्थ ही बता रहा है इसकी, जितनी ज्यादा आप नीचे जाते जाओगे प्रेशर उतना ही ज्यादा क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। क्या होता जाता है मेरे भाई? बढ़ता जाता है। आपने बोला कि सर एग्जाम्पल समझाइए, मैंने बोला लो आपके लिए आज एक जुगाड़ करके आया हूं बेटा, ठीक है, हो सके तो इस चीज को बड़े अच्छे से देखिएगा। ठीक है, मैंने इस पे जनरली 3 होल किए बेटा। अगर आप तीनों होल्स पे देख पा रहे होगे तो जितना ज्यादा हाइट के नीचे जाता जा रहा है उतना ही ज्यादा इसमें क्या बढ़ता जा रहा है। देखिए, जितना ज्यादा हाइट के नीचे उतना ही ज्यादा इसमें प्रेशर, प्रेशर सबसे ज्यादा किसमें था? सबसे लास्ट वाले, नीचे वाले में था। ठीक है, इसका प्रेशर ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, इसमें प्रेशर है थोड़ा बहुत, इसका प्रेशर सबसे तेज है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना ज्यादा हम हाइट के नीचे जाते जाते हैं, जितना ज्यादा हम नीचे जाते जाते हैं बेटा, प्रेशर उतना ही ज्यादा क्या होता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, तो इस एक लाइव एक्सपेरिमेंट से हम समझ सकते हैं कि जितना ज्यादा हाइट में आप नीचे जाते हो, डेप्थ में जाओगे, उतना ही ज्यादा लिक्विड का क्या होता है, प्रेशर बढ़ता जाता है। होप सो चीजें यहां तक समझ में आई होंगी। क्लियर? क्लियर? तो जितना ज्यादा हम हाइट में नीचे जाते जाते हैं प्रेशर उतना ही ज्यादा बढ़ता जाता है। लिक्विड्स के लिए प्रेशर में हम क्या बात करेंगे कि P2 प्रेशर, जितना ज्यादा नीचे जाओगे प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है, ये हमारे पास डेरिवेशन था, आप इसको देख सकते हो। क्लियर? ओके, नाउ कोई भी ऑब्जेक्ट बेटा फ्लोट करेगा ही क्यों? आपने बोला सर कोई भी जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं इन जनरल वो फ्लोट करते हैं। ठीक है, तो मैंने एक जनरल बात बोली कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो फ्लोट करेगा ही क्यों? क्या रीजन है किसी भी ऑब्जेक्ट के फ्लोट करने का? तो आपने बोला सर कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा क्यों, इसका मतलब ये हुआ कि फैक्टर क्या? मैंने बोला कि क्या एक ऐसा फैक्टर है जिसके थ्रू कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है, तो उसका जो आंसर निकल के आता है बेटा वो होती है डेंसिटी। कि सर डेंसिटी वो एक ऐसा फैक्टर है जिसके थ्रू कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है और कोई भी ऑब्जेक्ट सिंक कर जाता है। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं कि डेंसिटी क्या होती है। अभी हमने डेंसिटी के बारे में पढ़ा है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी की डेफिनेशन बताना चाहें तो मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी मतलब क्या? हिंदी में डेंसिटी का मतलब होता है बेटा घनत्व। ठीक है, सर आपने बोला कि सर समझ में नहीं आया, डेंसिटी मतलब क्या, थोड़ा फील करवाइए। मैंने बोला लो 3 मैंने सॉल्यूशन लिए। ठीक है, एक है हमारे पास प्योर वाटर, प्योर वाटर, ठीक है, सेम हाइट तक बढ़ा। एक है हमारे पास, इस वाटर में मैंने, ये वाटर ही है, ये भी क्या है हमारे पास, प्योर वाटर ही है, लेकिन इसमें मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया। फिर सेम हाइट तक मेरे भाई, ये भी हमारे पास प्योर वाटर, इस पे मैंने सॉल्ट प्लस शुगर ऐड कर दिया। प्योर वाटर, सॉल्ट प्लस शुगर, प्योर वाटर, सॉल्ट, प्योर वाटर। ठीक है, मैंने बोला कि इस तीनों में से डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी? अभी यहीं पे इसको रोकिए और कमेंट करके बताइए, दिस इज द फर्स्ट केस, दिस इज द सेकंड केस, दिस इज द थर्ड केस। इसमें डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी? मास पर यूनिट वॉल्यूम किसका ज्यादा है? मतलब एक फिक्स वॉल्यूम में इसका वॉल्यूम नहीं बढ़ाया जा रहा है मेरे भाई। वॉल्यूम का मतलब समझते हो ना, जगह, इस वाटर के अंदर कितनी जगह है, अब इसमें पानी भरा हुआ था, यही क्या होता है इसका वॉल्यूम। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी। ठीक है, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसका मैं बोलूं ज्यादा भारी कौन है, ये ज्यादा गाढ़ा कौन है, गाढ़ेपन से, विस्कोसिटी से मैं थोड़ा सा डेंसिटी को समझाना चाहूंगा। आपने बोला गुरुजी यहाँ प्योर वाटर है, ये बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं होगा, ये नॉर्मल ही होगा। दूसरा सॉल्ट वाटर, हाँ सर सॉल्ट वाटर, इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है H2O, उनके बीच में देयर आर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस प्रेजेंट बिटवीन देम। तो उस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में जो छोटे छोटे जगह बची है उसमें आके कौन बैठ गया? सॉल्ट बैठ गया।
तो इसकी डेंसिटी क्या हो गई, बढ़ गई। क्यों बढ़ गई है, क्योंकि मास इसका बढ़ गया है यूनिट वॉल्यूम में, वॉल्यूम नहीं बदला गया, मास बढ़ा देंगे तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बात समझ में आई क्या? फिर मैंने पूछा थर्ड वाले केस में, आप बोलोगे सर थर्ड वाले केस में डेंसिटी और ज्यादा होगी। थर्ड वाले केस में डेंसिटी और ज्यादा होगी क्योंकि जो सॉल्ट रखा हुआ था इंटरमोलिकुलर स्पेस के, जैसे एक स्पेस ये है मेरे भाई, एक स्पेस ये है, जैसे इन दोनों के बीच में, जैसे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, इन सब के प्योर वाटर इस टाइप का दिख रहा था, इसके बीच में बहुत ज्यादा स्पेस था, जब सॉल्ट मिला दिया गया तो स्पेस इनके बीच में कम हो गया। ठीक है, मैंने बोला कि स्पेस अगर सॉल्ट मिलाने से इनके बीच में कम हो गया है मेरे भाई, तो शुगर मिला देंगे, शुगर मिलाने पे स्पेस इनके बीच में ना के बराबर और ज्यादा कम हो गया। तो अब बताइए कि वॉल्यूम तीनों का सेम है, बट ज्यादा गाढ़ा कौन होगा, ज्यादा डेंस कौन होगा? तो आप बताओगे सर थर्ड वाला ज्यादा डेंस है। तो डेंसिटी का सेंस समझ में आया मेरे भाई? ठीक है, ये होता है ओरिजिनल फॉर्म ऑफ डेंसिटी। क्लियर? कि मास पर यूनिट वॉल्यूम, किसी भी एक यूनिट वॉल्यूम में कितना अमाउंट ऑफ मैटर या मास प्रेजेंट है, वही उसकी कहलाती है डेंसिटी। क्लियर? अच्छा, अब हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ डेंसिटी की कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा ही क्यों? रीजन बनता है, कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लोट क्यों करेगा मेरे भाई? मैंने बोला कि अगर उसकी डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ सॉलिड से क्या मतलब है मेरे भाई तीनों केस में, कि जिस भी ऑब्जेक्ट को मैं पानी में डाल रहा हूं, जिस भी ऑब्जेक्ट को मैं किस में डाल रहा हूं, पानी में डाल रहा हूं, वो उसकी क्या बताती है, डेंसिटी बताती है। क्या बताती है मेरे भाई? डेंसिटी बताती है। ठीक है, क्या बताती है? डेंसिटी बताती है। मैंने बोला कि अगर डेंसिटी ऑफ सॉलिड क्या हो, ज्यादा हो डेंसिटी ऑफ वाटर से, डेंसिटी ऑफ सॉलिड मतलब क्या, वो जो सब्सटेंस जो पानी में हम डुबाना चाह रहे हैं। ठीक है, ये तीन केस है। अगर डेंसिटी ऑफ सॉलिड ज्यादा है डेंसिटी ऑफ वाटर से, तो क्या होगा, चीजें पानी में डूब जाएंगी, क्या करेंगी, सिंक कर जाएंगी। इस कंडीशन में सिंक का केस होगा। ठीक है, ये समझने वाली चीज है। दूसरा, अगर डेंसिटी ऑफ सॉलिड कम है, डेंसिटी ऑफ वाटर ज्यादा है, जिसको डुबा रहे हैं जो पार्टिकल की, उसकी डेंसिटी कम है, वाटर की डेंसिटी ज्यादा है, तो इस कंडीशन में फ्लोटेशन तो देखने को मिलेगा, लेकिन कैसा मिलेगा, प्योर, प्योर फ्लोटेशन, प्योर फ्लोट करेगी बॉडी। ठीक है। तीसरे कंडीशन में अगर डेंसिटी ऑफ सॉलिड और डेंसिटी ऑफ वाटर दोनों ही बराबर हो जाए मेरे भाई, तो इस कंडीशन में क्या होगा, अपने को क्या देखने को मिलेगा, पार्शियल फ्लोटेशन। पार्शियल फ्लोटेशन का क्या मतलब होता है? पार्शियल फ्लोटेशन का मतलब होता है कि चीज जो होगी वो आधे तो डूब जाएगी लेकिन फिर भी तैरती रहेगी। एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए लकड़ी, लॉग, जो लॉग होता है, लकड़ी होती है, वो कैसे फ्लोट करती है, पार्शियली। मतलब क्या, या आपने देखा होगा जो घर में लौकी हो गई या हमारे पास कुकुम्बर हो गया, उन सबको अगर वाटर में डालेंगे तो क्या होता है, अगर ये वाटर का ग्लास है मेरे भाई, ठीक है, तो लौकी वगैरह क्या होगी, 30-70% अंदर चली जाएगी, केवल 30% फ्लोट करती रहेगी। ठीक है, इसका मतलब वो डूब तो गई है, इमर्ज तो हो गई है, लेकिन फ्लोट करती जा रही है, तो इसको बोलते हैं पार्शियली फ्लोट। जब ये दोनों अप्रोक्सीमेटली बराबर हो जाए, जब ये सॉलिड कम होगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड ज्यादा होगा, तो उस कंडीशन में कैसा फ्लोटिंग देखने को मिलेगा अपने को, प्योर फ्लोटेशन। और अगर डेंसिटी ऑफ सॉलिड ज्यादा होगी मेरे भाई, तो कैसा फ्लोटेशन देखने को मिलेगा अपने को, चीजें फ्लोट ही नहीं करेंगी, सिंक कर जाएंगी। आइए इसके बारे में समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मैंने वाटर लिया है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसकी डेंसिटी वाटर से कैसी है, ज्यादा है कि कम है? आइए चेक करते हैं। अगर मैं इसको डालता हूं, अगर ये तैर जाता है, पार्शियली फ्लोट करे तो वाटर बराबर डूब जाएगा, तो वाटर की डेंसिटी कम है, इसकी डेंसिटी ज्यादा है। अगर मैंने इसको डाला, देखो मेरे भाई ये डूब गया, ये डूब गया, सिंक कर गया, इसका क्या मतलब है, अगर ये सिंक कर गया इसका क्या मतलब है कि इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, इसकी डेंसिटी कम है। ठीक है, ये हो गया पहला केस। दूसरा केस अगर मैं दिखाना चाहूं आपको, ठीक है, ये हमारे पास एक बॉल है, ठीक है, अगर मैं इसको इसमें छोड़ता हूं, रिलीज करता हूं, तो ये क्या कर रही है, पार्शियली फ्लोट कर रही है मेरे भाई, डूब तो गई है थोड़ा सा लेकिन फिर भी फ्लोट करती जा रही है। ऐसे फ्लोटिंग को हम क्या बोलते हैं, ऐसी फ्लोटिंग को मतलब वाटर का जो हमारे पास डेंसिटी होगा और इस जो सॉलिड का जिसको डुबा रहे हैं इसकी डेंसिटी ऑलमोस्ट इक्वल होगी, तो ये कैसा फ्लोट कर रहा है, पार्शियली फ्लोट कर रहा है। ठीक है, लेकिन यहीं पे अगर इसी कंडीशन में बेटा मैं कोई एक पेपर को डाल दूं, किसी एक पेपर को अगर मैं इसमें फ्लोट कराना चाहूं, तो ये कैसा फ्लोट कर रहा है मेरे भाई, इसको कहते हैं प्योर फ्लोटिंग। कि पेपर का जो डेंसिटी है बहुत ज्यादा कम है और इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है, वाटर की डेंसिटी ज्यादा है, पेपर की डेंसिटी कम, तो पेपर एकदम सरफेस के ऊपर ही फ्लोट कर रहा था। ऐसे फ्लोटिंग को हम क्या बोलते हैं, प्योर फ्लोटिंग। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, होप सो चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, क्लियर? तो ये हो गई हमारे पास कि कोई भी ऑब्जेक्ट डूबता क्यों है और कोई भी ऑब्जेक्ट तैरता क्यों है। ठीक है, आइए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। बियॉन्ड सी या बियॉन्ड फोर्स, देखो होता क्या है,
एक्चुअल में कि अगर किसी भी कंटेनर में बेटा पानी भरा है या कोई लेक है, तालाब है, कुछ भी है, उसमें पानी भरा है, ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आप उसके अंदर मर्ज करते हो, क्या करते हो, ऑब्जेक्ट को किसी उसी के अंदर डालते हो, इमर्ज करते हो, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट को आपने डाल दिया इसके अंदर, ये पार्शली फ्लोट की कंडीशन में आ गया मेरे भाई। कैसी कंडीशन में आ गया? पार्शली फ्लोटिंग की कंडीशन में आ गया। तो इसके ऊपर चारों डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। जैसे एयर के लिए हमने पढ़ा कि हर डायरेक्शन में फोर्स लगता है, वैसे ही हमने पढ़ा कि यहाँ पे भी चारों डायरेक्शन में क्या लगता है मेरे भाई? फोर्स लगता है। क्या लगता है? फोर्स लगता है। लेकिन हमने पढ़ा था कि ये वाला फोर्स और ये यहाँ पे जितने भी फोर्स लगेंगे लेफ्ट राइट वाले, वो लेफ्ट वाले फोर्स उन सबको कैंसल आउट कर देंगे। लेकिन ऊपर नीचे का क्या? ये अगर मैं फोर्स ले लूं इसको A और इसको मैं फोर्स ले लूं B, तो हमने अभी अभी पढ़ा है कि प्रेशर एट ए पोजीशन और प्रेशर एट बी पोजीशन कौन सी ज्यादा होती है? तो आपने बोला सर प्रेशर एट बी पोजीशन ज्यादा है। आपने क्या बोला? प्रेशर एट बी पोजीशन। अभी अभी आपने जो एग्जांपल करवाया था उसके हिसाब से प्रेशर ऑफ बी पोजीशन ज्यादा है। तो मैंने, अगर आपने बोला सर प्रेशर ऑफ बी पोजीशन ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रेशर ऑफ ए पोजीशन, तो आप बताइए इस पर्टिकुलर कंडीशन में कि फोर्स किस में ज्यादा लग रहा होगा? अगर बी का प्रेशर ज्यादा है तो यहां ज्यादा फोर्स लगेगा मेरे भाई, और ए का प्रेशर यहां पे ज्यादा है तो यहां ज्यादा फोर्स लगेगा। तो एक फोर्स जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है उसको हम बोलते हैं mg, जो ग्रेविटी लगा के इसको नीचे ढकेल रही है, और एक फोर्स जो वाटर लगा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, और इसी अपथ्रस्ट को, इस फोर्स को क्या बोला जाता है मेरे भाई? अपथ्रस्ट। इसी अपथ्रस्ट को हम क्या बोलते हैं? बियॉन्ड फोर्स बोलते हैं, बियॉन्ड फोर्स। और इस फिनोमिना को बोला जाता है मेरे भाई बियोंसी। ठीक है, इसको बियॉन्ड फोर्स बोला जाता है और इसे फिनोमिना को बियोंसी बोला जाता है। कहने का क्या मतलब हुआ? किसी भी लिक्विड में अगर किसी बॉडी को आप डालते हो तो उसमें एक अपथ्रस्ट, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता है, और वो फोर्स इस डाउनवर्ड डायरेक्शन फोर्स से ज्यादा रहता है जो कि लिक्विड लगाता है, तो वो बॉडी क्या कर जाती है? तैर जाती है। और इसी फिनोमिना, इसी फोर्स को हम, इस फिनोमिना को अपथ्रस्ट बोलते हैं और इस फोर्स को हम बियॉन्ड फोर्स बोलते हैं मेरे भाई। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कौन लगा रहा है? ग्रेविटी नीचे भेज रही है, लेकिन हमारे पास बेसिकली क्या है? वाटर। क्या है? वाटर अपवर्ड डायरेक्शन पुश कर रहा है। इस अपवर्ड डायरेक्शन के पुश को हम क्या बोलते हैं? बियॉन्ड फोर्स या बियोंसी बोलते हैं। बात समझ में आई क्या? और ये सबसे ज्यादा होता है एज कंपेयर टू दिस फोर्स। मतलब अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं कि FB इज ग्रेटर देन FA। रीजन क्या है? कि प्रेशर एट B पोजीशन इज ग्रेटर देन प्रेशर एट A पोजीशन। बात समझ में आई क्या? आपने बोला सर समझ में तो आ रहा है लेकिन थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल हो जाए। मैंने बोला बिल्कुल लो। सपोज करिए एक ड्रम है फुल ऑफ वाटर। मैं अगर यहाँ पे बनाना चाहूं तो आइए एक स्लाइड ही ले लेते हैं। एक ड्रम है बेटा फुल ऑफ वाटर, एक आदमी है यहाँ पे, ठीक है, उसने इसमें एक स्टोन और सेम हाइट पे एक स्टोन एयर पे ड्रॉप किया और एक सेम स्टोन वाटर पे ड्रॉप किया। एयर वाला स्टोन ज्यादा जल्दी ग्राउंड को हिट कर जाएगा एज कंपेयर टू वाटर वाला स्टोन। आपने बोला बिल्कुल सही सर, ऐसा क्यों हो रहा है? आपने बोला सर पहले इसकी रीजन क्या है? कि वाटर की डेंसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू एयर। एयर की डेंसिटी का मास पर यूनिट वॉल्यूम एयर का कम रहता है। अरे भाई इसमें कुछ नहीं, हवा भरी है। इसके मास पर यूनिट वॉल्यूम मतलब इसमें जगह बहुत है, पानी ही आया जा रहा है इसके अंदर। क्या इसके अंदर हवा नहीं है क्या? ये लो हवा भर दी मैंने, क्या अब इसके अंदर हवा है? बिल्कुल हवा है। बात समझ में आ रही है? लेकिन अभी पानी की जगह क्या है? तो एयर की डेंसिटी बहुत ज्यादा कम है, लेकिन यहीं पे वाटर की डेंसिटी ज्यादा है। तो मैंने बोला चलो डेंसिटी के फैक्टर मान लिया। लेकिन ये पत्थर जो फेंका जा रहा है, आप देखे होंगे ये स्पीडली नीचे नहीं जाता, धीरे 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 करके ये नीचे जाके सेटल होता है। इसकी स्पीड को कौन घटा रहा है मेरे भाई? एक फोर्स लग रहा है जो अपवर्ड डायरेक्शन, जिसको हम बोलते हैं FB से बियॉन्ड फोर्स, वही इसकी स्पीड को क्या कर रहा है? कम कर रहा है। तो इसलिए धीरे 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 नीचे जाके क्या होगा? सेटल हो जाएगा। तो इससे समझ में आता है कि एक फोर्स है वाटर में जो अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है, जिसको हम बियॉन्ड फोर्स बोलते हैं। उसी के थ्रू हम पानी में तैर भी सकते हैं भाई। हम लोग तैरते उड़ते कैसे? उसी बियॉन्ड फोर्स के थ्रू। आइए एक और नॉर्मल सा एक्सपेरिमेंट है, उसको करके बियॉन्ड फोर्स को और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल है बेटा, एक्सपेरिमेंट है। होप्स अगर परफॉर्म हो पाए तो हम बहुत अच्छे से इस चीज को समझ पाएंगे। ठीक है, दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा?
ये इसको आज ही होना है। ये नहीं हो पाएगा क्या आज? चलो एज यूजुअल मैं नॉर्मली ही दिखा देता हूँ, ठीक है, लेकिन अगर वो हो पाता तो बहुत अच्छा ही था मेरे भाई। एक सेकंड मुझे देना। जैसे हम नॉर्मली इसको ऐसे ही देख सकते हैं, चलो नीचे जा ही नहीं रहा, बट इसको ऐसे भी देख सकते हैं, ठीक है। हो क्या रहा है एक्चुअल में, ये कोई बॉडी है जो कॉन्स्टेंटली फ्लोट कर रही है। क्या कर रही है? फ्लोट कर रही है, ठीक है। कॉन्स्टेंटली ये बॉडी क्या कर रही है मेरे भाई? फ्लोट कर रही है। नीचे से मैंने वो लीकेज के लिए बना दी है। ये कॉन्स्टेंटली ये बॉडी क्या कर रही है? फ्लोट कर रही है। अगर इस बॉडी को मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन पुश करना चाहूँ, ये पुश कर रहा हूँ, बार बार ये बॉडी ऊपर आ रही है, तो आपने बोला सर डेंसिटी का फैक्टर। मैंने बोला डेंसिटी तो है, लेकिन एक फोर्स लग रहा है जिसको बार बार ऊपर खींच रहा है। डेंसिटी तो है, लेकिन एक फोर्स भी लग रहा है जिसको क्या आ रहा है? बार बार ऊपर की ओर पुश कर रहा है। एंड दैट पर्टिकुलर फोर्स इज नोन एज व्हाट? बियॉन्ड फोर्स या बियॉन्ड सी। बात समझ में आई क्या? ठीक है, दैट फिनोमेना इज कंसीडर्ड एज बियॉन्ड सी। क्लियर? पानी थोड़ा सा मैं निकाल के रख दूं बेटा इसका। आज ये नहीं होगा, हटाओ इसको, ठीक है। हालांकि यही बेयोंसी होता है, ठीक है। ओके, एक्सपेरिमेंट फेल्ड 3.3, ठीक है, क्लियर। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आइए आर्किमिडीज प्रिंसिपल समझते हैं, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय आर्किमिडीज प्रिंसिपल? आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज ने क्या बोला था मेरे भाई कि अगर मैं जनरल सी बात बताता हूं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल है क्या? आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये समझाता है या ये बताता है कि जो बियॉन्ड फोर्स लग रहा है, एक फोर्स लगता है अपथ्रस्ट, इसको क्या बोलते हैं? अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट या बियॉन्ड फोर्स, ये कौन लगाता है भाई? लिक्विड लगाता है। आपने बोला सर फ्लूइड लगाता है या लिक्विड? जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट को डुबाते हैं, ठीक है। और इस फिनोमिना को, इस फोर्स को क्या बोला जाता है? बियॉन्ड फोर्स बोला जाता है। और इस फिनोमिना को बियॉन्सी बोला जाता है। आपने बोला सर सारी चीजें क्लियर हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा। मैंने बोला इस फोर्स का मैग्नीट्यूड बताइए, कितना फोर्स लगेगा? ये कौन बताता है? ये सर आर्किमिडीज प्रिंसिपल से ड्राइव होकर के आता है। हम फिर बात करेंगे इन दोनों के मैग्नीट्यूड्स को लेकर के, ठीक है। आइए समझते हैं चीजों को। सर आर्किमिडीज ने बोला था कि अगर आपने एक बैरल लिया है, ठीक है, एक ड्रम ले लो, बैरल ले लो, कुछ भी ले लो, उसको अप टू ब्रिम, ब्रिम मतलब क्या? गले तक, पूरा पानी यहां तक भरना है, ठीक है। और एक ऑब्जेक्ट लो, इस ऑब्जेक्ट का एयर में मास लो, एयर में मास लिया तो बोला कि सर ये 10 किलो का है। एयर में आपने मास दिया, आपने बोला सर 10 किलो का है। जब ये पानी के अंदर जाएगा मेरे भाई, ये 10 किलो का पत्थर जब पानी के अंदर जाएगा तो कुछ अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस करेगा कि नहीं करेगा? ठीक है, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस करेगा कि नहीं करेगा? सिंपल सी बात है, बिल्कुल करेगा। जैसे कि अगर इस फॉर्मेट में मैं आपको दिखाना चाहूं, अगर मैं इसमें अपना हाथ डिप करूं हल्का सा, ठीक है, हल्का सा हाथ अगर मैं डिप कर रहा हूं तो देखिए मेरे हाथ जाने से ये वाटर क्या हो रहा है? डिस्प्लेस हो रहा है। मेरा हाथ जाने से मतलब क्या हो रहा है? वाटर डिस्प्लेस हो रहा है। इससे क्या चीज समझ में आती है? इससे चीजें ये समझ में आती है मेरे भाई कि अगर हम इसको वाटर के अंदर डिप कर रहे हैं तो कुछ अमाउंट ऑफ वाटर ये क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा। अगर पूरा भरा हुआ है तो उसको एक कटोरे में निकालो, निकाल लिया आपने, और इसके वेट को मेजर करो। इसका मास था 10 केजी और इसने कितना अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस किया है? तो आपने बोला सर इसने अप्रोक्सीमेटली 2 केजी डिस्प्लेस कर दिया है। मैंने बोला कि अब इसके अंदर वाले का मास लीजिए आप, कितना कम हुआ? तो आपने जब इसके अंदर भी मास इसका चेक किया तो इसका मास हो गया था 8 केजी। तो कहने का मतलब क्या हुआ मेरे भाई कि कोई बॉडी जितना अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस करती है, जितना अमाउंट ऑफ पानी निकाल सकती है, वाटर डिस्प्लेस कर सकती है अपने एरिया से, उतना अमाउंट ऑफ वेट उसका पानी के अंदर, या उतना अमाउंट ऑफ मास उसका पानी के अंदर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। नहीं समझ में बात आई? फिर से सुनिए, क्या बोला मैंने कि कोई बॉडी जितना अमाउंट ऑफ पानी निकाल देगी, जितना अमाउंट ऑफ, इसने अगर 10 केजी की बॉडी है, इसने 2 किलो पानी निकाला है, तो इसका वेट जो है पानी के अंदर जाने के बाद वो कितना हो गया होगा? 8 किलो। 2 किलो वेट कौन ले गया? 2 किलो वेट किसने ले लिया? इसका अपथ्रस्ट ने। तो अपथ्रस्ट की जो वैल्यू होगी वो अप्रोक्सीमेटली
2 kg इसके वेट के बराबर होगी या मास के बराबर होगी। 2 kg इसके मास के बराबर होगी। जैसे आप खड़े हुए थे वेइंग मशीन पे, आप वेट नाप रहे हो, ठीक है, बेसिकली होता तो मास है, ग्रेविटी में मैंने क्लियर किया था। मैं आया, आपका जो वेट था वो था 40 kg, मैं आया पीछे से आपको अपलिफ्ट कर दिया, अब आपका वेट हो गया 30 kg। तो ये 10 किलो किसने लिया? 10 kg जो माइनस हुआ है वो किसकी वजह से माइनस? मैंने पकड़ के आपको उठाया है ना। तो पानी भी क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को उठा देता है, अपवर्ड फोर्स लगाता है। उस अपवर्ड फोर्स के चलते कुछ अमाउंट ऑफ क्या होता है हमारे पास बेटा, वेट हमारा जो होता है, मास जो होता है हमारा, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कितना कम होगा? जितना अमाउंट ऑफ कोई भी बॉडी वाटर डिस्प्लेस करेगी। सो द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाय एनी बॉडी, ठीक है, इज इक्वल टू, और द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाय एनी बॉडी इनसाइड अ लिक्विड, दैट इनसाइड अ लिक्विड वो क्या करती है, दैट लूजेस सम मास, एंड दैट पर्टिकुलर मास इज ऑलवेज इक्वल टू द अपथ्रस्ट फोर्स। ठीक है, उस पर्टिकुलर मास का जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके बराबर होगा? अपथ्रस्ट फोर्स के बराबर होगा। क्या बोला मैंने? इसको 3-4 बार रिपीट करके सुनिए बेटा, चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, ये होता है हमारे पास आर्किमिडीज प्रिंसिपल। क्लियर? होप सो चीजें यहां तक समझ में आई होंगी। ओके ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ बियॉन्ड फोर्स। अब आपने बोला सर किसी बॉडी को जो हमने लिक्विड में डाला था, मर्ज किया था, इस बॉडी ने कुछ अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस किया और डिस्प्लेस वाटर की वैल्यू हमने निकाली, तो फॉर एग्जांपल 3 किलो आ गई। इस बॉडी का जो मास था एयर में वो था हमारे पास 10 kg, और इनसाइड वाटर जाने के बाद इसका मास हो गया 7 kg। तो 3 kg के बराबर, 3 kg के बराबर इसमें क्या लगा होगा? अपथ्रस्ट फोर्स लगा होगा। ठीक है, 3 kg के बराबर इसमें अपथ्रस्ट फोर्स लगा होगा। तो क्या हर बार ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे? मैंने बोला नहीं, ऐसे नहीं कैलकुलेट करना। फिर क्या? आइए समझते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ बियॉन्ड फोर्स। ये जो अपथ्रस्ट या बियॉन्ड फोर्स लग रहा है, एक्चुअल में इसकी जो मैथमेटिकल वैल्यू है वो कैसे निकल के आएगी, आइए बात करते हैं इस पे। तो आपने बोला सर ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं, प्रेशर के लिए तो हमने फॉर्मूला रट ही लिया है या पढ़ ही लिया है। प्रेशर के लिए हमने प्रेशर इन लिक्विड क्या पढ़ा था बेटा? आपने बोला सर प्रेशर इन लिक्विड हमने क्या पढ़ा था? प्रेशर इन लिक्विड अगर मैं बात करूं तो वी रो, रो नहीं बोलेंगे, डेंसिटी को मैंने यहाँ डी से डिनोट किया था उस वाले लेक्चर में, तो मैं डी से पढ़ाऊंगा, इनटू एच जी, वी रो जी डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक है, ये जस्ट एक पहला वाला स्टेप है इसके। ठीक है, ये जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया ना मेरा भाई, प्रेशर वाला, कहाँ गया? ये वाला। ठीक है, ये वाला स्टेप मैं ले रहा हूँ, प्रेशर इक्वल टू ए, सॉरी, प्रेशर इक्वल टू वी डी जी अपॉन ए, ये वाला स्टेप से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ करना। ठीक है, इस वाले स्टेप से, ये वाला स्टेप बाकी सेम ही रहेगा, इस वाले स्टेप से नया से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। क्लियर? आइए, तो वी डी जी बाय ए, प्रेशर को हम ऐसे लिख सकते हैं। आपने बोला बिल्कुल लिख सकते हैं सर। मैंने बोला कि प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। आपने बोला बिल्कुल होता है सर। मैंने बोला अगर फोर्स निकालना है मेरे को, तो फोर्स के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा? आपने बोला सर ये एरिया को इधर भेज दीजिए आप, तो प्रेशर इंटू एरिया इज इक्वल टू फोर्स, प्रेशर इंटू एरिया इज इक्वल टू फोर्स। मैंने बोला ठीक है, अब अगर इसको निकालना चाहते हैं तो प्रेशर इंटू एरिया इधर अगर कर देंगे हम, सिमिलरली अगर प्रेशर इंटू एरिया इज इक्वल टू वी डी जी हो गया मेरे भाई, तो प्रेशर इंटू एरिया होता है फोर्स, और यही क्या है हमारे पास बियॉन्ड फोर्स की वैल्यू, वी इंटू डी इंटू जी। ठीक है, ये हो गया बियॉन्ड फोर्स की वैल्यू। क्लियर? तो कहने का मतलब बियॉन्ड फोर्स कैसा पूछा जाएगा? कभी भी किसी चीज का वॉल्यूम दे देगा, डेंसिटी दे देगा, और जी की वैल्यू तो आपको पता ही है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, जी की वैल्यू फिक्स रहती है, डेंसिटी ऑफ वाटर वगैरह दे देगा, और वॉल्यूम के लिए कोई एक ऑब्जेक्ट दे देगा जिसका वॉल्यूम निकाल के आपको फिर बियॉन्ड फोर्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, बहुत इजी फॉर्मूला रहता है, बहुत इजी चीजें रहती हैं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपसे पूछ लिया गया कि एक क्यूबॉइड है, क्या है क्वेश्चन हमारे पास कैसा आ जाएगा कि एक क्यूबॉइड है जिसकी जो साइड है वो हमारे पास 5 मीटर है। ठीक है, अगर मैं इसकी डेंसिटी की बात करूं, एक लिक्विड में डुबाया जा रहा है इसको, लिक्विड का नाम नहीं बताऊंगा मैं, या वाटर जनरली नहीं लेंगे हम, कोई भी एक ऐसा लिक्विड ले लेते हैं जिसमें इसको डुबाया जा रहा है। ठीक है, तो मैंने बोला कि भाई इसके जो हमारे पास इसकी जो साइड थी, जो इसकी क्या है, साइड है क्यूबॉइड की,
वो है 5 मीटर। जो इस लिक्विड का वॉल्यूम है वो है 1 मीटर क्यूब है वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड। आपको बताना है इसमें बियॉन्ड फोर्स कितना लग रहा है। आपने बोला सर बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो इसका क्या निकालना है, एरिया। सबसे पहले तो सर इसका वॉल्यूम निकालना है आपको। क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो इस पर्टिकुलर केस में सबसे पहले आप इसका वॉल्यूम निकालोगे और इसकी जो डेंसिटी है, ये वॉल्यूम नहीं मेरे भाई, ये डेंसिटी, सॉरी ये डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ एन लिक्विड कितनी गिवन है, इतनी। तो आपने बोला सर वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है साइड इंटू क्यूब, साइड क्यूब। तो क्यूब की जो वॉल्यूम थी वो कितनी आ गई मेरे भाई, 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 25, 25 5 125 मीटर। बात समझ में आई क्या? अब हमारे पास 1 मीटर क्यूब है, 1 मीटर क्यूब है डेंसिटी। तो हमने बोला कि एफ का जो फॉर्मूला होता है, बियॉन्ड फोर्स का फॉर्मूला होता है VDG होता है, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना है मेरे भाई, वॉल्यूम आ गया 125 मीटर, ठीक है, ये मीटर क्यूब होता है, ठीक है। अब डेंसिटी का फॉर्मूला, डेंसिटी भाई मीटर क्यूब बस में नहीं होती हमारे पास, डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है, अच्छा एसआई यूनिट शायद मैं लिखाना भूल गया था। डेंसिटी इक्वल टू होता है हमारे पास मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास के लिए हम बोल सकते हैं केजी और वॉल्यूम मतलब होता है हमारे पास मीटर या सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये डेंसिटी लिखी हुई है, अगर डेंसिटी लिखी हुई है मेरे भाई तो ये हमारे पास यूनिट के साथ लिखो 1 kg बाय मीटर क्यूब, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो डेंसिटी की यूनिट लिख दी। तो हमारे पास वॉल्यूम कितना आया, इतना आया। डेंसिटी कितनी थी हमारे पास मेरे भाई, डेंसिटी थी हमारे पास 1 और हमारे पास जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करिए, आंसर 9 मत लीजिए 10 लीजिए डायरेक्ट। तो हमारे पास 1250 क्या आ जाएगा हमारे पास, बियॉन्ड फोर्स आ जाएगा, 1250 बियॉन्ड फोर्स आ गया। तो इस टाइप के छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आपको बेसिकली ये वाला पार्ट याद रखना है। क्लास 9th में हालांकि ये न्यूमेरिकल्स देता नहीं है मास्टर, ये देते नहीं, बट किसी किसी स्कूल के लिए टीचर्स एडवांस में पढ़ा देते हैं तो चीजों को दे सकते हैं, ठीक है। बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आएंगे, वॉल्यूम पता होगा, डेंसिटी पता होगा और हमारे पास जी की वैल्यू भी पता होगी। आइए यहाँ पे डेंसिटी की शायद मैंने यूनिट नहीं लिखी है मेरे भाई, उसको लिख देते हैं, ठीक है। डेंसिटी की अगर एसआई यूनिट की बात की जाए मेरे भाई तो मास के लिए हो जाएगा केजी और वॉल्यूम के लिए हो जाएगा हमारे पास मीटर क्यूब, केजी बाय मीटर क्यूब, ठीक है। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी होता है। अब केजी का छोटा यूनिट ग्राम ले लो, इधर सेंटीमीटर क्यूब ले लो, ठीक है। ओके, आइए प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब क्वेश्चन ये राइज होता है मेरे भाई कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, आपने बोला सर आपने बोला कि जिसकी हाई डेंसिटी होगी, मतलब ज्यादा डेंसिटी होगी एज कंपेयर टू वाटर, तो वो चीज तो तैर ही नहीं सकती वाटर में। लेकिन सर जो शिप्स वगैरह होती हैं या सबमरीन्स होती हैं, उनकी जो अगर वो तो बनती सर पहले के टाइम पे तो चलिए मान लेते हैं आपकी बात, लकड़ी से बनती, वुड से बनती, लेकिन आज के टाइम पे सर जो बोट बनती है वो तो वुड से नहीं बनती, वो तो स्टील अलॉयज वगैरह का यूज करते हुए बनती है। तो स्टील अलॉयज की जो डेंसिटी होती है बहुत ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू वाटर। उनको तो डूब जाना चाहिए था, बट पानी में नाव वगैरह डूबी नहीं हमारी, ऐसा क्यों हुआ? तो मैंने बोला आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़िए। सर आर्किमिडीज ने क्या बताया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप पानी में डालते हो और जितना अमाउंट ऑफ पानी वो ऑब्जेक्ट रिप्लेस कर देता है अपनी जगह से, उतना ही, जैसे इसकी अगर फॉर एग्जांपल इसका मास 10 kg है और अगर ये 10 किलो पानी ही रिप्लेस कर दिया तो इसमें अपथ्रस्ट फोर्स ऑलमोस्ट कितना लगेगा, 10 किलो पानी किसने रिप्लेस करवाया? अगर इसने 10 किलो पानी रिप्लेस किया तो इसमें अपथ्रस्ट फोर्स ऑलमोस्ट 10 kg के बराबर ही लगेगा और ये पूरी की पूरी बॉडी कहां जाएगी, फ्लोट करने लगेगी। तो शिप्स वगैरह में मेरे भाई सेम केस होता है। आइए शिप का केस समझते हैं कि सर डिजाइनिंग ऑफ शिप्स में कैसे आर्किमिडीज यूज हो रहे हैं। आपने तो बताया सर डेंसिटी ऑफ शिप इज फार ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी के कॉन्सेप्ट से ये वाला कॉन्सेप्ट तो गलत हो जाना चाहिए था, शिप को तैरना नहीं चाहिए था। मैंने बोला बिल्कुल ठीक बात बोल रहे हो भाई, नहीं तैरना चाहिए था, बट ये तैर क्यों रही है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल। शिप का शेप देखो मेरे भाई, ये शेप की शिप होती है, वी शेप की रहती है, इस टाइप की वी शेप की रहती है। क्यों वी शेप की रहती है? क्योंकि जितना अमाउंट ऑफ वाटर, अगर ये शिप हमारे पास ऑलमोस्ट 100 किलो की है ना मेरे भाई, तो कितना अमाउंट ऑफ वाटर ये रिप्लेस करेगी? द अमाउंट ऑफ वाटर रिप्लेस्ड बाय एनी बॉडी, जितना बॉडी अपना अमाउंट ऑफ वाटर रिप्लेस करेगी उसमें उतना ही ज्यादा क्या लगेगा मेरे भाई, अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा। तो अगर ये शिप हमारे पास 100 किलो की है तो ये ऑलमोस्ट पता है कितना अमाउंट ऑफ वाटर रिप्लेस करती है? मैं आपको अगर बताना चाहूँ ना, रफ फिगर 98 टू 99, ये ऑलमोस्ट अपने पूरे बॉडी वेट के बराबर जो वाटर है वो रिप्लेस कर देती है। सोचो
इसका शेप वी में ही क्यों बनाया जाता है? वी बनाने से क्या होगा, जो भी वी शेप के ऑब्जेक्ट को अगर आप वाटर में डालोगे तो ये ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर क्या करेगी, रिप्लेस करेगी, और जितना अमाउंट ऑफ वाटर ये रिप्लेस करेगी, हटा देगी, उतना ही ज्यादा इसमें क्या लगेगा, अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा। तो अगर ये 100 किलो की है तो ये ऑलमोस्ट 100 किलो के बराबर ही पानी क्या कर देती है, रिप्लेस कर देती है, इसलिए ये तैरती है। मान लो ये 100 किलो की है, ठीक है, ये कितना अमाउंट ऑफ वाटर रिप्लेस कर सकती है, 99 या 100 किलो के अराउंड कर सकती है। आपने इसमें 200 किलो का और सामान क्या कर दिया, डाल दिया। अब इस कंडीशन में पूरे शिप का जो वेट हो गया है मेरे भाई, वो हो गया है, मास हो गया है, टोटल कितना हो गया, 300 किलो। क्या अभी भी ये फ्लोट करेगी? नहीं, अब ये सिंक कर जाएगी। क्यों? क्योंकि कितना अमाउंट ऑफ वाटर इसने रिप्लेस करने की क्षमता रखती है ये वाली शिप, 99 टू 100, ठीक है, 98 99 अप्रोक्सीमेटली 100। क्लियर? अगर 100 किलो का ही पानी हटा सकती है तो ये 100 किलो का ही अपथ्रस्ट फोर्स पाएगी। इस पे टोटल वेट अगर आप 300 किलो रख दोगे तो ये डूब जाएगी। ठीक है, बात होप सो चीजें आपको समझ में आई होंगी। यहाँ पे ये हो गया हमारे पास शिप का केस। आइए समझते हैं मेरे भाई सबमरीन के केस को। ठीक है, सबमरीन क्या होती है? सबमरीन आपने देखा होगा कि गुरुजी ये एक इस टाइप की हमारे पास पनडुब्बी है, ठीक है, जिसको सबमरीन बोलते हैं। यहाँ से इस फॉर्मेट में आपको दिखती है। यहाँ पे हमारे पास एक चैम्बर होता है, ठीक है, सबमरीन्स में। क्लियर? चलिए आइए समझते हैं चीजों को। ये सबमरीन अभी बेटा पानी के ऊपर है। दूसरे वाले केस में सबमरीन कहाँ चली गई मेरे भाई? पानी के अंदर चली गई। तो आप में से बहुत सारे बच्चों का डाउट होगा कि सर सबमरीन्स वगैरह क्यों फ्लोट करती हैं? क्या ये इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस कर देती है? मैंने बोला ये इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर तो डिस्प्लेस नहीं कर पाती है। इसके नीचे यहाँ पे एक टैंक रहता है, टैंक या इसको चैम्बर बोल सकते हैं। ये चैम्बर क्या करता है मेरे भाई? ये होता है एयर और वाटर चैम्बर, एयर प्लस वाटर। ठीक है, जब इसमें हवा भरी, इस नीचे वाले चैम्बर में जब हवा भरी हुई है, ये मैं आज की प्रेजेंट टाइम के सबमरीन्स की बात कर रहा हूँ, बहुत पुरानी सबमरीन्स की बात नहीं कर रहा हूँ, उनका डिजाइन अलग होता था। आज के टाइम पे जो सबमरीन्स है उनके बेस में क्या प्रेजेंट रहता है बेटा? एयर। एक टैंक प्रेजेंट रहता है जिसपे क्या होती है? एयर है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें एयर भरी है तो एयर क्या करेगी? किसी भी चीज को डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर हम पुश करना चाहें और उसमें अगर एयर हो, आपने देखा होगा ना, मैं अगर बात करूं आपसे, आपने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया होगा। अगर आपके घर में भी एक बकेट है और एक आपके घर में एक मग है मेरे भाई, तो मग को अगर उल्टा करके आप बकेट में डालते हो, मग को आप क्या करोगे? उल्टा करके अगर आप बकेट में डालते हो तो एक्चुअल में होगा क्या? एक्चुअल में होगा क्या? अगर इस मग को आप उल्टा करके बकेट में डालते हो तो मग में लगेगा बहुत तेज एक फोर्स, जो इसको मेरे को देखो, अब मैं इसको नीचे तक पुश ही नहीं कर पा रहा हूँ ठीक से। ये पुश हो जाना चाहिए, तो बस पुश ही नहीं कर पा रहा, बहुत ज्यादा अमाउंट में फोर्स लगाना पड़ रहा है। क्यों? अगर मैं ज्यादा अमाउंट में इसको क्या करना चाहूँ बेटा? पुश करना चाहूँ तो ये क्या करेगा? वाटर को उठा देगा। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब हुआ? जो मग के अंदर की एयर थी, ये जो मग था हमारे पास, अगर इसी को मैं मग मान लेता हूं, इस मग के अंदर की जो एयर थी, वो अगर मैं इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाऊंगा मेरे भाई, तो ये क्या करेगा? वाटर को डिस्प्लेस कर देगा। तो इससे समझ में आता है कि जो गैसेस होती हैं वो पानी को हटा सकती हैं। आपने मग को उल्टा किया और डाला तो मग ने क्या किया? मग के अंदर की जो गैस थी उसने वाटर को डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, तो इससे समझ में आता है कि अगर यहाँ पे भाई एयर टैंक भरा हुआ है तो इस एयर की वजह से क्या होगा? ये फ्लोट करेगी। ये एयर की वजह से क्या करेगी मेरे भाई? फ्लोट करेगी। यहाँ पे अगर एयर भरी हुई है, आपने बोला गुरु जी समझ गए, इतना नहीं समझाना। अगर इसमें एयर हटा के वाटर डाल दिया जाए तो ये डूब जाएगी। सिंपल कॉन्सेप्ट। सबमरीन ऊपर थी, एयर निकाल दी गई, पानी भर दिया गया, नीचे आ गई। और मैंने बोला कि भाई इसको फिर से ऊपर लाना है, तो आपने बोला कुछ नहीं करना सर, इसको वापस से आप ऊपर ला दीजिए, पानी निकाल दीजिए। लेकिन यही भी तो कॉन्सेप्ट है। मैंने बोला यहां से पानी कैसे निकालेंगे मेरे भाई? यहाँ का पानी तो आपने जो अंदर भरा है वो तो है लो प्रेशर वाटर, और जितना ज्यादा हाइट में, देखो यहाँ पे आप एच हाइट तक नीचे आ गए हो, और यहाँ का जो पानी है वो हाई प्रेशर है। और हमने देखा है चीजें कहां से कहां मूव करती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर। अगर गलती से आपने यहाँ पे टैंक का ढक्कन खोला तो बाहर का पानी उल्टा अंदर भर जाएगा, प्रॉब्लम हो गई गुरुजी। पहले के टाइम पे प्रॉब्लम होती थी, आज के टाइम पे इतना ह्यूज इंजन लगा हुआ है यहाँ पे
क्या लगा हुआ, बहुत ही मोटर्स, स्ट्रॉन्ग मोटर्स लगे हुए, पूरा पानी फेंक देती, अंदर का ही पानी का प्रेशर बढ़ा के बाहर फेंक देंगी। बात समझ में? लेकिन पहले के टाइम पे क्या होता था, पहले के टाइम पे यही जो एयर होती थी बेटा, ये जो एयर वाला चैम्बर रहता था, यहाँ पे लोग रहते हैं, पता है आपको, यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, तो यहां से जो है वो एयर इस चैम्बर में फिल की जाती थी, और जैसे आपका मग उल्टा करके आप डाल रहे हो पानी में, तो मग ने क्या किया, मग के अंदर की हवा ने पानी को हटा दिया, वैसे ही यहां से एक चैम्बर से पानी हवा डाली जाती थी और ये एयर पूरे पानी को निकाल देती थी बाहर। यही एयर क्या करता था, इंजन की तरह। बट आज की डेट में ऐसा नहीं होता, आज की डेट में हाई प्रेशर हो, कुछ भी हो, हाई मोटर्स लगी हुई है, पावरफुल, बाहर निकाल देती। ठीक है। दूसरा केस हो सकता है इस अगर मैं बात करूं सबमरीन्स का, तो सबमरीन्स में पहले के टाइम पे बेटा, या मैं बहुत ज्यादा पहले नहीं जा रहा, अभी के टाइम पे 2000 या उससे पहले के टाइम पे देखा जाए, तो हमारे पास जो नॉर्मल सबमरीन्स होती थी वो कितने टाइम तक बेटा नीचे रह सकती थी, तो वो ऑलमोस्ट उनका टाइम था हमारे पास 2 मिनट्स या 2 डेज। कितना था? 2 मिनट्स नहीं मेरे भाई, 2 डेज का था। मतलब ये जो सबमरीन्स हुआ करती थी नॉर्मल वाली पहले के टाइम पे, वो दो चीजों पे चलती थी, डीजल प्लस इलेक्ट्रिक। मतलब इसमें इंजन भी रहता था, डीजल इंजन से ये चलती थी, और साथ में यहाँ पे क्या रहता था, एक इलेक्ट्रिक मोटर लगी रहती थी। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर। ये इलेक्ट्रिक मोटर इसको क्या करती थी भाई, जब डीजल इंजन ऊपर चलेगा तो इलेक्ट्रिक मोटर भी चार्ज हो जाएगी, और साथ में फिर ये नीचे जाएगी, और 2 दिन के बाद फिर से इसको ऊपर आना पड़ता था। तो रेडार सिस्टम इसको बार बार पकड़ लेता था भाई, रेडार जो ऊपर सैटेलाइट्स है वो उसको देख लेते थे हर 2 दिन में। ठीक है, और 2 दिन में आप कितना मोशन कर पाओगे? फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में हमने अपनी सबमरीन भेजी और पाकिस्तान का रेडार सिस्टम ने इसको देख लिया, तो 2 दिन के अंदर ये कितना ही भाग पाएगा? उस पूरे रेडियस में अपने को घेर नहीं लिया जाएगा। बात समझ में है कि हम नजर में आ सकते हैं? तो ये वाली सबमरीन्स आज की डेट में आना अब बंद हो गई, मतलब बंद नहीं हुई है, बट फिर भी ये उतनी ज्यादा यूजफुल नहीं रहती थी। फिर कौन सी सबमरीन आई हमारे पास? एआईपी टेक्नोलॉजी वाली सबमरीन आई। कौन सी सबमरीन आई मेरे भाई? एआईपी टेक्नोलॉजी वाली सबमरीन आई। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय एआईपी? एआईपी स्टैंड्स फॉर एयर इंडिपेंडेंस प्रोपल्शन। ठीक है, एयर इंडिपेंडेंस प्रोपल्शन, एयर इंडिपेंडेंस प्रोपल्शन। क्या मतलब हुआ मेरे भाई? अब इस सबमरीन्स में पता है क्या होता है, बहुत हैवी मोटर लगा दी गई अंदर, मतलब एक इलेक्ट्रिक इंजन लगा दिया गया, एक हैवी इलेक्ट्रिक इंजन लगा दिया गया, और इस सबमरीन को अब ऊपर आने में अप्रोक्सीमेटली 15 दिन लगते हैं। मतलब ये 15 दिन तक नीचे सरवाइव कर सकती है, 16वें दिन ये चाहे तो ऊपर आए। तो इसको क्या बोला जाता है? इसको हम लोग जनरल लैंग्वेज पे ये बोलते हैं साइलेंट किलर्स। ठीक है, सोचो कि अगर पाकिस्तान पे कल वॉर हो जाए, ठीक है, पाकिस्तान कल मारना हो, कुछ नहीं, एक ये वाली सबमरीन अपने को भेजेंगे, एआईपी टेक्नोलॉजी वाली, एयर इंडिपेंडेंस प्रोपल्शन वाली, जिसको ऊपर नहीं आना, 15 दिन के नीचे नीचे पाकिस्तान के बॉर्डर से पहले आएगी, रुकेगी, नीचे नीचे क्लियर करते हुए जाएगी, और 15 दिन मतलब कितना टाइम लगेगा जाके आने में पाकिस्तान? अरे बहुत कम, 2 3 दिन लगेंगे, 4 दिन लगेंगे मेरे भाई। ठीक है, सोचो पाकिस्तान को मारे, उसके बगल में अफगानिस्तान अपना मित्र है, उसको नहीं मारना है मेरे भाई, पाकिस्तान को मारे और इधर से पूरा घूम के आ जाए, साला चाइना को भी मार दे, म्यांमार वगैरह में जो भी सिस्टम चल रहा है उसको भी खत्म कर दे, और किसी को कुछ कानो कान खबर ही नहीं होगी कि हो क्या रहा है। इसलिए सबमरीन्स हमारे पास लास्ट ऑप्शन रहते हैं किसी भी वॉर का मेरे भाई। बात समझ में आई क्या? होप्स तो चीजें यहां तक क्लियर हुई होंगी। आइए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ओके, अब हमारे पास बेटा न्यूमेरिकल्स आ गए। आइए एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, छोटे छोटे, है ना। हाउ मच फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन अ एरिया ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर टू गेट अ प्रेशर ऑफ इतना पास्कल? तो हमने बोला कि 1 सेंटीमीटर एरिया में कितना पास्कल का प्रेशर लगाया जाएगा मेरे भाई, आप बता दीजिए। तो आपने बोला सर ठीक है, इसको हम जनरली लिख सकते हैं, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा गया है मेरे भाई? प्रेशर दिया है, फोर्स पूछा गया है, फोर्स निकालना है, तो फोर्स इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। आपने बोला बहुत बढ़िया गुरुजी, यहाँ पे प्रेशर का जो फॉर्मूला, प्रेशर को पास्कल में भी लिखते हैं, तो ये हमारे पास हो गया 15 इनटू एरिया हो गया हमारे पास 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आंसर हमारे पास आ गया 15 न्यूटन के अराउंड। ठीक है, ये फोर्स था, ये गलत है मेरे भाई। यूनिट कौन बदलेगा? कौन बदलेगा यूनिट? ठीक है, जो हमारे पास फोर्स का जो पास्कल का जो फॉर्मूला था, वो 1 पास्कल इक्वल टू कितना पढ़ा था हमने? 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर, 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर, 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर। इस सेंटीमीटर को किसमें कन्वर्ट कर मेरे भाई?
मीटर स्क्वायर में, और उसके बाद आंसर ला। बात समझ में आई क्या? ठीक है, ये चीज गलत है, इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करिए। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है? डिवाइड करना पड़ता है। जब आप छोटी जगह से बड़ी जगह जाते हो मेरे भाई, तो आपको क्या करना पड़ता है? डिवाइड करना पड़ता है। और बड़ी जगह से छोटी जगह आते हो तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो कहने का मतलब अगर 1 सेंटीमीटर को आपको मीटर में बदलना है मेरे भाई, तो कितना होगा हमारे पास? 100 से आपको क्या करना पड़ेगा? इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तब ये हमारे पास मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर। बात समझ में आई कि नहीं आई कि मेरे को बस आ रही है? सभी को आ रही है क्या? ठीक है, सेंटीमीटर के लिए काम था, सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा? 100 इंटू 100 कर देंगे तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर में लिखना चाहूँ तो 1.5 इंटू 10 या 15 इंटू 10 टू द पावर -4 भी बोला जा सकता है न्यूटन में। बात समझ में आई क्या? ठीक है, तो ये हमारे पास पहला कॉन्सेप्ट था। ठीक है, ये हमारे पास पहला न्यूमेरिकल है। आइए दूसरे न्यूमेरिकल की बात करते हैं मेरे भाई। वीडियो को यहीं पे पॉज करिए, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। और इस क्वेश्चन को बहुत अच्छा है, आपके एनसीईआरटी का ही है, सॉल्व करिए इसे। ओके, होप सो आप लोगों ने सॉल्व कर ही लिया होगा। आइए इसको देखते हैं क्या लिखा हो। द वॉल्यूम ऑफ 500 सील्ड पैकेट इज इतना, एंड विल द पैकेट फ्लोट और सिंक इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये भी ग्राम में है, ये भी ग्राम में है, यूनिट का कोई भी लफड़ा नहीं है। ठीक है, आइए तो डेंसिटी के लिए हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था मेरे भाई? डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो सबसे पहले अगर इसमें डेंसिटी दी गई है हमारे पास, और क्या गिवन है? वॉल्यूम गिवन है इस पैकेट का, सील्ड पैकेट है मेरे भाई, और सील्ड पैकेट इज 50 सेंटीमीटर क्यूब, उसका वॉल्यूम गिवन है। विल द पैकेट फ्लोट और सिंक इफ द डेंसिटी ऑफ द वाटर इज इतना। ठीक है, 500 ग्राम का पैकेट है और हमारे पास जो वॉल्यूम है उस पैकेट का वो इतना है। तो आइए डेंसिटी ऑफ लिक्विड अगर देखते हैं। ठीक है, अगर मैं डेंसिटी ऑफ किसकी बात करूं? डेंसिटी ऑफ वाटर की बात करूं मेरे भाई, तो डेंसिटी ऑफ वाटर है हमारे पास 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आपने बोला बहुत बढ़िया गुरुजी, सही बात है। डेंसिटी ऑफ अगर मैं बात करूं पैकेट की, वो कितनी होगी? तो मास की जगह पे हम क्या लिखेंगे? इसका मास कितना है? 500। और अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो इसका वॉल्यूम कितना गिवन है? अरे सर आपको कैसे पता है ये वॉल्यूम है? अरे गधो, अगर आप देख पा रहे होगे तो एरिया को लिखते हैं मीटर स्क्वायर में और वॉल्यूम को लिखते हैं हमारे पास क्या? मीटर क्यूब में। और लेंथ या ब्रेथ या हाइट को किस में लिखते हैं? मीटर में लिखते हैं। यही चीज सेंटीमीटर में हो जाएगी, ये हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर और ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। होप सो चीजें यहां तक समझ में आई होंगी। बात समझ में आई बच्चा लोग? ठीक है, तो ये नॉर्मल सी चीजें हैं, आप लोगों को अच्छे से ध्यान देके पढ़नी है मेरे भाई। क्लियर? अब अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ, ये भी सेंटीमीटर क्यूब मतलब वॉल्यूम है, इसको 350 से करेंगे तो ये ऑलमोस्ट 1.4 समथिंग आएगा, 1.4 समथिंग आ गया। ठीक है, 1.4 समथिंग इसकी डेंसिटी आ रही है। क्लियर? डेंसिटी ऑफ द पैकेट हमारे पास 1.4 कितना है? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आपने बोला गुरु ये पैकेट फ्लोट करेगा कि सिंक कर जाएगा? कैसे पता चलेगा? क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर कम है और डेंसिटी ऑफ पैकेट ज्यादा है, तो पैकेट क्या कर जाएगा मेरे भाई? सिंक कर जाएगा, फ्लोट नहीं करेगा। इसका दूसरा पार्ट क्या है? व्हाट विल बी द मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय दिस पैकेट? कितना मास से पैकेट क्या करेगा मेरे भाई? डिस्प्लेस करेगा। अब आपको ये वाली चीज, ये वाला टर्म आपको बताना है, कितना मास से डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, कैसे बताएंगे? कितना मास से डिस्प्लेस करेगा कैसे बताएंगे आप? फिर से वही वाला फॉर्मूला, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी ऑफ पैकेट, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम के हिसाब से लगाएंगे आप फॉर्मूला। तो मास डिस्प्लेस्ड मास आपको निकालना है। क्या निकालना है? डिस्प्लेस्ड मास। तो मास डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक है, अब गुरुजी ध्यान से देखना है आपको कि मास डिस्प्लेस्ड बाय पैकेट, अगर मास डिस्प्लेस्ड बाय पैकेट, पैकेट ने मास डिस्प्लेस किया मेरे भाई, तो यहां पे वॉल्यूम किसका कंसीडर करेंगे? किसका कंसीडर करें? वाटर का। वाटर का कुछ वॉल्यूम ही नहीं है मेरे भाई।
किसका वॉल्यूम है? पैकेट का है ना, तो क्या कंसीडर करेंगे? पैकेट का वॉल्यूम कंसीडर करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ पैकेट इज 350 सेंटीमीटर है मेरे भाई, सेंटीमीटर क्यूब। और डेंसिटी ऑफ किसकी? डेंसिटी ऑफ पैकेट कंसीडर करेंगे क्या? नहीं, डेंसिटी ऑफ वाटर किसमें डुबाया जा रहा है? पानी में डुबाया जा रहा है। कितना पानी को डिस्प्लेस कर रहा है ये? तो डेंसिटी ऑफ वाटर हमारे पास कितना है मेरे भाई? कहां गया? 1। डेंसिटी ऑफ वाटर है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो द आंसर इज 350 ग्राम। 350 ग्राम ये वाटर डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, ओके। सो होप सो चीजें आपको यहां तक क्लियर हुई होंगी, समझ में आई होंगी मेरे भाई। अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट है या आप एक सेपरेट वीडियो चाहते हो कि मैं सारे जितने भी फिजिक्स के क्वेश्चंस या टॉपिक्स करवा रहा हूं उसमें एक पूरी मैराथन या न्यूमेरिकल सीरीज आ जाए, तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करिए इस चीज को लेकर के। ओके, सो आज के लिए इतना ही मेरे बच्चों। थैंक यू फॉर द लव एंड सपोर्ट। जय हिंद।